हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 से प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर देना, क्योंकि इस टाइप से वीडियोस और भी आने वाली है। हैंड रिटन नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। ये क्या होता है, एक मेजर बेनिफिट होता है कंपनी के लिए जिससे वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। कैसे? ईजी कैपिटल रेजिंग से, यानी कि सिर्फ उसे कैपिटल रेज करनी है और ये क्या हो जाएगा, ये एक मेजर बेनिफिट हो जाएगा कंपनी के लिए। कैपिटल किस तरीके से रेज की जाती है? अगर वो पब्लिक एट लार्ज है तो पब्लिक ऑफर दिया जाता है, और अगर सेलेक्टेड ग्रुप को अगर सेलेक्टेड ग्रुप के लिए है तो वो हो जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अब पब्लिक ऑफर क्या होता है? ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ टू जनरल पब्लिक, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक ऑफर में हम ऑफर करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ जनरल पब्लिक को। डन थ्रू एडवर्टीजमेंट एज पर लॉ, यानी कि इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट देना होगा जो कहाँ लिखा है, लॉ में। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड, जिससे फ्रॉड ना हो। एडवर्टीजमेंट इसलिए ही दिया जाता है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से। सिक्योरिटीज़ आर अलॉटेड, ठीक है, ओनली टू वैलिड एप्लीकेंट्स। सिक्योरिटीज़ किस किस को अलॉट होगी? वैलिड एप्लीकेंट्स को, इन लाइन विद टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो हमने एडवर्टीजमेंट दे रखा है उसमें जो लाइन्स लिखी हुई हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो किए जाएंगे, और वैलिड एप्लीकेंट्स को हम सिक्योरिटीज़ अलॉट कर देंगे। आफ्टर इशू सिक्योरिटीज़ में बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जैसे ही हम इशू कर देंगे तो सिक्योरिटीज़ कहाँ लिस्ट हो जाएंगी? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अब हम पढ़ते हैं इसका पहला सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, यानी कि मोड ऑफ इशू ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये किस तरीके से होता है? ये 3 तरीक़ों से होता है। सबसे पहला क्या होता है? पब्लिक ऑफर, यानी कि प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जनरल पब्लिक को दिया जाता है, और ये फॉलो क्या करता है, सेक्शन 23 से सब सेक्शन 41 तक। अब इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है हमारी सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब सेक्शन 23 से 41 तक हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक कंपनी की, और उसके बाद जो सेक्शन 42 होगा वो होगा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, अब हमने 3 तरीके से पढ़ना है हमें। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है हमसे? मोड ऑफ इशू ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, हम पब्लिक कंपनी में किस तरीके से इशू कर सकते हैं अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को। ये 3 तरीके से हो सकता है। पब्लिक ऑफर दे सकते हैं हम, जनरल पब्लिक को फॉलो करने होंगे सेक्शन 23 से 41 तक। प्राइवेट प्लेसमेंट, येस, प्राइवेट प्लेसमेंट भी पब्लिक कंपनी का पार्ट होता है। अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी दे सकती है, किसको? टू सिलेक्टेड पर्सन को, और ये क्या फॉलो करता है? सेक्शन 42। और राइट्स और बोनस इशू, ठीक है, राइट्स भी हो सकते हैं और बोनस इशू भी हो सकता है। किसको हो सकता है ये सब? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो फॉलो कर रहे हो कंपनीज एक्ट प्लस सेबी के रूल्स, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। पब्लिक ऑफर क्या क्या इंक्लूड करता है? पब्लिक ऑफर इंक्लूड करता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम ऑफर दिया जाता है सिक्योरिटीज़ का जनरल पब्लिक को। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर शेयर्स के बारे में पता हो, किसी ने शेयर परचेज करे हो, सेल करे हो, तो उन्हें पता होता है जब कंपनी स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना लॉट निकालती है शेयर्स का, तो उसे बोलते हैं हम आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो सबसे पहली सिक्योरिटीज़ एक कंपनी निकालती है। फिर आता है एफपीओ, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये एडिशनल सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ऑफर करी जाती हैं आफ्टर आईपीओ। हम एक कंपनी हमारी उसने सबसे पहले अपने शेयर्स इशू करे तो उसे बोला जाएगा आईपीओ। अब यही कंपनी अब दोबारा से शेयर्स अलॉट कर रही है तो उसे बोला जाएगा एफपीओ, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब पब्लिक ऑफर क्या इंक्लूड करता है? आईपीओ, एफपीओ, और आता है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपने शेयर्स बेचते हैं किसी और को। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफर कर रहे हैं देयर शेयर्स टू द पब्लिक। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि जो फर्स्ट आईपीओ था हमारा, उसमें जिन लोगों ने शेयर्स परचेज करे थे, अब वो अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं किसी और को, अदर पर्सन को, तो वो क्या हो जाएगा? ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफर देयर शेयर्स टू पब्लिक, ऑल्सो नोन एज डीम्ड पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाता है। अब ये डीम्ड पब्लिक ऑफर हम आगे बताएंगे डिटेल में कि होता क्या है। और आर डन थ्रू अ प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? प्रोस्पेक्टस के। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, 1 में क्या पढ़ा हमने? सबसेक्शन 1 में मोड ऑफ इशू। अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे हम? इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कैसे इशू करती है अपनी सिक्योरिटीज़ को? तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक अ पब्लिक ऑफर। प्राइवेट कंपनी सबसे पहली बात पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकती। उनके लिए क्या होता है? उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही, पर्टिकुलर लोगों को ही, सेलेक्टेड ग्रुप पर्सनस को ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो
इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले वो राइट इशू दे सकते हैं और बोनस इशू दे सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और फॉलो करने चाहिए प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिए जाते हैं, मस्ट कंप्लाई विद सेक्शन 42 कौन सा हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर हम पब्लिक ऑफर निकाल रहे हैं, आईपी हो, एफपीओ हो या फिर ओएफएस हो, तो पब्लिक कंपनी तो कर सकती है लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, पब्लिक कंपनी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। राइट इशू, बोनस इशू दोनों कर सकते हैं, और लेकिन कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। ये एक चार्ट है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 यानी कि सिक्योरिटीज़। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 क्या बोलता है हमसे, सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। नॉट जस्ट इक्विटी, सिक्योरिटीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ये नहीं है कि सिर्फ इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो या डिपेंडेंट हो, ये इंक्लूड करती है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स। कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा इशूड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी अगर कोई सी भी चीज़ें इशू कर रही है तो वो हमारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे और उन्हें सिक्योरिटीज़ बोला जाएगा। फिर आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट गेट देयर वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स, यानी कि इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, वो किसी और चीज़ के ऊपर बेस होगी। ठीक है, यूजुअली अ स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी एंड करेंसी। इसका एग्जांपल देती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अगर हमें इंडियन रुपीज़ के बारे में पता करना है तो हम क्या देखेंगे, डॉलर को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये किसके ऊपर, डॉलर के ऊपर इंडियन रुपीज़ बेस है, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव्स। ये एक एग्जांपल था। ये वो ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो टू गेट देयर वैल्यू, जो अपनी वैल्यू कैसे पता करेंगे, फ्रॉम समथिंग एल्स। ठीक है, किसी और चीज़ के बेस पर, जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी एंड करेंसी। इसके एग्जांपल दे रखे हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वारंट्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है, यूनिट्स फ्रॉम स्कीम लाइक चिट फंड्स। ठीक है, वो यूनिट्स जो यूनिट स्कीम जो चिट फंड से आती है। सिक्योरिटी रिसिट्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी रिसिट्स फ्रॉम असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। ये रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी से जो एसेट्स आते हैं उनको सिक्योरिटी रिसिट्स बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट इंटरेस्ट इन ऑल केसेस, अदर इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एसपीवी इंस्ट्रूमेंट। एसपीवी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए होता है, जो सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है किसके थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, बैक्ड बाय डेट और मॉर्गेज। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। सेक्शन 23 और सबसेक्शन 3 क्या बोलते हैं, ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग। ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग, ठीक है, हम पहले का पढ़ते हैं। अर्लियर क्या होता था, इंडियन कंपनी कुड रेज इक्विटी अब्रॉड ओनली वेयर एडीआर और जीटीआर। पहले कंपनीज किस तरीके से अपनी इक्विटी रेज करते थे, उसके लिए हमें एडीआर और जीडीआर की ज़रूरत पड़ती थी, और लिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज़ इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये एडीआर और जीडीआर ये हट गया। अब इसकी जगह क्या है, यहाँ पे सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में अलाउ करता है नोटिफाइड पब्लिक कंपनीज़ को। ठीक है, ये अलाउ किसको करता है, नोटिफाइड पब्लिक कंपनीज़ को, टू डायरेक्टली लिस्ट शेयर्स ऑन परमिटेड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या है, ये एडीआर और जीडीआर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लिस्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स परमिटेड, जो कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में होंगे, इन अप्रूव्ड ज्यूरिसडिक्शंस। ठीक है, ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग क्या हो गया, अब हम डायरेक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट शेयर लिस्ट हो जाएंगे अब्रॉड विदाउट इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जैसे एडीआर और जीडीआर बीच में हमारा एक रास्ता होता था ना कि हम इंटरमीडिएटरीज होते हैं हमारे, नहीं अब ये नहीं है। अब क्या होगा, हम डायरेक्ट लिस्ट कर लेंगे। इसके बेनिफिट क्या होंगे, लोअर कॉस्ट, नो डिपॉजिटरी बैंक, अब कोई भी डिपॉजिटरी बैंक नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, या हम डायरेक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं या फिर एडीआर और जीडीआर की नीड पड़ रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट लिस्टिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज, हम यहाँ डायरेक्ट लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता था, लिस्ट होता था किसके थ्रू, फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिट्स के थ्रू, यानी कि बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता था। नो इंटरमीडिएटरी और इन्वॉल्व डिपॉजिटरी बैंक, यहाँ पे कोई भी बीच में नहीं होता था, यहाँ डिपॉजिटरी बैंक इन्वॉल्व होता है बीच में। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोअर होती है, और हायर कॉस्ट ड्यू टू इंटरमीडिएटरी। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट कम आती है, यहाँ ज़्यादा आती है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्ट लिस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। शेयर होल्डर्स होल्ड करता है एक्चुअल शेयर्स को, और यहाँ एक्चुअल शेयर्स होल्ड नहीं करता, इन्वेस्टर होल्ड करता है सिर्फ रिसिट को, जो रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्स को। क्लियर। फिर आता है हमारा सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। ठीक है, एक बार ना रिकॉल कर लेते हैं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। 23(1) में क्या पढ़ा था हमने, मोड ऑफ इशू ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, फिर 23 के सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था,
मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। फिर 23 में क्या पढ़ा था हमने, ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग, याद रखना। 23(1) में हमने मोड ऑफ इशू ऑफ पब्लिक कंपनी का पढ़ा, 23(2) में मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, और इसमें ओवरसीज़। और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देता है कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज़ को फ्रॉम कंप्लाइंस विद सर्टेन पब्लिक कंपनीज एक्ट प्रोविजन टू अनेबल ओवरसीज़ लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट कर देता है कि तुम लोगों को क्या है, ये सारे कंप्लाइंस पूरे करने ज़रूरी नहीं है अगर तुम ओवरसीज़ लिस्टिंग कर रहे हो तो। अब वो क्लास कौन कौन सी है जो हमें चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, 4 में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सेक्शन 89 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड डिक्लेरेशन, सेक्शन 90 में रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इन सब क्लासेस के लिए ये सारे कंप्लाइंसेस एग्जेम्प्ट करे जाते हैं। ये बताते हैं हमारे सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। अब आते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 क्या बोलता है, रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब हमारे रेगुलेशंस क्या क्या है इशू करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को। सेक्शन 24 रेगुलेशन ऑफ इशू करने के क्या क्या रेगुलेशन है और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ करने के क्या क्या रेगुलेशन है। तो सबसे पहले अथॉरिटी किसके पास है, सेबी रेगुलेट करती है प्रोविजन अंडर चैप्टर 3 and 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से रेगुलेशन चाहिए होते हैं, तो ये कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। और ये कवर क्या क्या करता है, इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर कहीं भी इशू और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी से लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, और अगर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो रहा है तब भी हम सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। ये एप्लीकेबल किस किस पे होता है, लिस्टेड कंपनी पे और कंपनी इंटेंडिंग टू लिस्ट ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, लिस्टेड कंपनी पे, या फिर अगर कोई भी कंपनी वो चाह रही है कि वो लिस्ट कर दे अपने शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। पावर सोर्स क्या है, सेक्शन 11, 11A, 11B, 11D ऑफ सेबी एक्ट 1992। अदर मैटर्स क्या क्या है, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, रिडम्पशन एक्सेट्रा, ये कौन हैंडल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। ठीक है, ये अदर मैटर्स यानी कि प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, रिडम्पशन एक्सेट्रा ये हैंडल करने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ट्रिब्यूनल मतलब क्या हो जाएगा, NCLT और रजिस्ट्रार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमने पहले भी पढ़ रखी है डेफिनेशन चैप्टर 1 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 प्रोस्पेक्टस। अब हम बात करेंगे मेन की प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करती है कंपनी इनवाइट करने के लिए पब्लिक को टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट्स सिक्योरिटीज़। बेसिकली ये प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करेगी किसको, जनरल पब्लिक को टू परचेज शेयर्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट्स सिक्योरिटीज़। याद कर लो डेफिनेशन चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 प्रोस्पेक्टस ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशू बाय अ कंपनी। प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट्स सिक्योरिटीज़। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी, इनवाइट कर रहा है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब करने में या फिर परचेज करने में अपनी सिक्योरिटीज़ को। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो डिस्क्राइब कर रहा हो और इशू कर रहा हो एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है इशू हो रहा है एज ए प्रोस्पेक्टस, एंड ये इंक्लूड क्या करता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 ये भी हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 24 पढ़ रहे हैं, 32 तक जाने में टाइम लगेगा, लेकिन सेक्शन 32 क्या बताता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 31 क्या बताता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, 2 चीज़ें इंक्लूड करता है, ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एनी नोटिस, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट कर रहा है ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अप्लाई किस किस पे हो रहा है, टू ऑल बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट जस्ट कंपनीज। सिर्फ कंपनीज पे ही अप्लाई नहीं होगा, ये हर बॉडी कॉर्पोरेट पे भी अप्लाई होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंश्योर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी बिफोर सिक्योरिटीज आर ऑफर टू जनरल पब्लिक। ठीक है,
ये क्या करता है, प्रोस्पेक्टस का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि वो इंश्योर करेगा कि सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं प्रोस्पेक्टस में और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई जा रही हैं जनरल पब्लिक को कि सिक्योरिटीज़ हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, द टर्म प्रोस्पेक्टस। अगेन ये प्रोस्पेक्टस ना लिमिटेड नहीं है टू जस्ट अ सिंगल फ्रेम डॉक्यूमेंट, ये कोई एक सिंगल फ्रेम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कवर करता है एनी पब्लिक कम्युनिकेशन इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। ये हर तरीके की एनी पब्लिक कम्युनिकेशन जो इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ में। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस अभी हमने पढ़ा सेक्शन 32 और सेक्शन 31। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है और सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इशू बिफोर द फाइनल प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स इज डिसाइडेड यूज इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज फॉर मल्टीपल इशू ओवर अ पीरियड विदाउट फाइलिंग अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस ईच टाइम। अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा वो होता है जब हमारी कंपनी आईपीओ निकालती है। आईपीओ निकालने से पहले क्या होता है, उसमें आईपीओ निकालने से पहले वो ना एक एडवर्टीजमेंट देती है कि हम इशू कर रहे हैं शेयर्स, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो पता चल जाती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे करके हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है और ये काम करती है और हम इसलिए इशू कर रहे हैं अपना आईपीओ, और इसमें क्या है, शेयर्स इशू करेंगे हम। लेकिन इन सारी इन्फॉर्मेशन में ना नंबर ऑफ शेयर्स की कितने शेयर्स इशू होने वाले हैं एट व्हाट प्राइस, तो ये कुछ भी नहीं बताती। ये वाली चीज़ ना कंपनी कुछ भी नहीं बताती कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू कर रही है, कितने प्राइस होने वाले हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। सिर्फ क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट आ गया कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। इससे क्या होता है, इससे ना हमें पता चलता है कि हमारे शेयर्स की डिमांड कितनी है और उस डिमांड के बेसिस पे हम प्राइस का पता लगाते हैं कि हमें क्या प्राइस रखना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि वो प्राइस बताते ही नहीं है, ये क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, ये इतना प्राइस रेंज दे देते हैं कोई कि 100 से 120 के बीच में प्राइस रहने वाला है हमारी कंपनी का। इस तरीके से ये बुक बिल्डिंग करते हैं। अभी बुक बिल्डिंग में पढ़ेंगे हम कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती क्या है। आगे देखते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ये हमारा 1 साल है, 1 ईयर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ये ना 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब हम अगर यहाँ शेयर्स इशू कर रहे हैं, फिर यहाँ शेयर्स इशू कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हम जितनी बार भी 1 साल के लिए कर सकते हैं। हमें बार बार ना यहाँ शेयर्स ये बार बार इस पॉइंट पे आके हमें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। अब क्या है, 1 साल तक के लिए वैलिड है, जितनी बार इशू करना है कर लो। अब डायरेक्ट 1 साल के बाद यहाँ री इशू होगा। अब री इशू में क्या होगा, ऑल कंप्लायंसेस दोबारा से होंगे। ठीक है, ये होता है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 25 पे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इफ़ अ कंपनी, ठीक है, इफ़ अ कंपनी अलॉट कर रही है और एग्री कर रही है टू अलॉट सिक्योरिटीज़ विद द इंटेंशन दैट दे विल बी ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। अगर कंपनी अलॉट कर रही है या फिर एग्री कर रही है कि हम अलॉट कर लेंगे सिक्योरिटीज़ को इस इंटेंशन से कि वो भी ऑफर करे जाएंगे फॉर सेल के लिए टू द पब्लिक, तो वो हो जाएगा हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट थ्रू विच द ऑफर इज़ मेड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम ऑफर दे रहे हैं, किसके लिए, इज़ डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम ऑफर मेड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ट्रीट किस तरीके से करा जाएगा, प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल लीगल पर्पस, वो ट्रीट भी प्रोस्पेक्टस की तरह करा जाएगा। लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगी इन अ नॉर्मल प्रोस्पेक्टस एज इन अ नॉर्मल। ठीक है, तो लायबिलिटी जो होगी अगर हमने कोई मिस स्टेटमेंट दे दी और वो अप्लाई हो रही है तो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस को। अब ये प्रोटेक्ट करता है गुलिबल इन्वेस्टर्स। गुलिबल मतलब जो लोग मासूम होते हैं, इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फ्रॉम फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। हम क्या कर रहे हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है हमारा वो सेम होता है एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गुलिबल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं सारे जितने भी हमारी
एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी हमारे कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सब डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी फॉलो करे जाते हैं, जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं गुलेबल इन्वेस्टर्स को फ्रॉम फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? प्रिजम्पशन ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम? प्रिज्यूम्ड इंटेंशन टू ऑफर सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। हम इंटेंशन देख रहे हैं कि किस इंटेंशन से ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ दिया जा रहा है पब्लिक को। सिक्योरिटीज़ ऑफर करी जा रही है पब्लिक को विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जब अलॉटमेंट हो गई उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें सिक्योरिटीज़ ऑफर करनी होगी जनरल पब्लिक को। फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव, अगर सारी कंसिडरेशन हमें सारे पैसे नहीं मिले बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ पब्लिक ऑफर। फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड, हमें पूरी कंसिडरेशन नहीं मिली है कंपनी के थ्रू एट द डेट ऑफ पब्लिक ऑफर। इफ़ एनी ऑफ द अबव 2 कंडीशंस मैट तो डॉक्यूमेंट डीम प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। ये हमें 2 बातें बताई गई है कि हमारा प्रोस्पेक्टस डीम प्रोस्पेक्टस कब होगा, या तो सिक्योरिटीज़ ऑफर हो गई हो विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, या फिर फुल कंसिडरेशन रिसीव नहीं करी गई हो बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी को फुल कंसिडरेशन नहीं मिली। कंपनी ने शेयर्स इशू करे एट द रेट ₹100, लेकिन उसको पूरे पैसे नहीं मिले, उसको आधे पैसे मिले हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डीम प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? इसका केस लॉ भी दे रखा है हमें एक, सेबी वर्सेस क्या नाम है, सेबी वर्सेस कुन्नम पेपर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था कि राइट इशू मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। हमें पता है राइट इशू किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए, विद राइट टू रीअनाउंस। रीअनाउंस मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, उनके पास राइट था कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन फेवर ऑफ अदर। इफ़ रीअनाउंसेस मतलब आउटसाइडर के पास 50 से ज़्यादा शेयर्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। राइट ऑफ इशू किसके पास होता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास। अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स क्या करना चाहते हैं? रेनाउंस करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने शेयर्स किसी और को, लेकिन वो 50 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ शेयर्स 50 से ज़्यादा हो, तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, सबसे पहले यही पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? तो फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी स्टेटेड इन एडिशन टू दूज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 26। ठीक है, तो कुछ मैटर्स हैं जो कि स्टेटेड हैं इन एडिशन टू दूज रिक्वायरमेंट जो 26 में है। तो नेट अमाउंट रिसीव जो होगी टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटीज़, जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगी वो रिसीव किस तरीके से होगी? कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटीज़। टाइम और प्लेस वेयर अंडरलाइंग अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। ठीक है, तो टाइम और प्लेस भी हमें बताना पड़ेगा जहाँ पे अंडरलाइंग अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। नेम ऑफ पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो बंदा ऑफर दे रहा है उसका नाम लिखा होना चाहिए। शो एज डायरेक्टर इन द प्रोस्पेक्टस, और हमें दिखाना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए, उसकी डिजिग्नेशन पता होनी चाहिए कि वो डायरेक्टर है, और प्रोस्पेक्टस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस ये वैलिड कब होगा? अगर साइन करा जाएगा 2 डायरेक्टर के थ्रू ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा? जब कंपनी के 2 डायरेक्टर उसको साइन करेंगे। अब पढ़ते हैं सेक्शन 26 सबसेक्शन 1। 26 सबसेक्शन 1 में आता है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से मैटर्स हमें प्रोस्पेक्टस में देने चाहिए? हमें डेट और साइन देना चाहिए कि कौन सी डेट को प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, और साइंड होने चाहिए 2 डायरेक्टर्स के। स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें स्टेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, रिपोर्ट देनी चाहिए अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉलो करने चाहिए सेबी के रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन until SEBI specifies otherwise। ठीक है, तो हमें फॉलो करनी चाहिए सेबी के रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेबी के रेगुलेशंस में लिखी है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, और अंटिल सेबी स्पेसिफाई अदरवाइज, अगर सेबी ने बोल दिया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कंटेन करना चाहिए एक डिक्लेरेशन अफर्मिंग कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। हमें एक डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 के सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं। इंक्लूड करेगा स्टेटमेंट दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज़ कॉन्ट्री टू। हमें एक स्टेटमेंट देना होगा कि हमने जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कंपनीज एक्ट के, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के, सभी एक्ट के, और रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द अबव एक्ट के। ठीक है, हम किसी भी चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेक्शन 26 सबसेक्शन 2। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? व्हेन सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई। किस टाइम पे 26(1) अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जो मैटर्स हमने प्रोस्पेक्टस में बताए हैं वो कब अप्लाई नहीं होंगे? अगर प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने ये जो सारे चीज़ें लिखी थी ये सब हमें फॉलो करनी है। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस फॉर शेयर्स डिबेंचर्स यूनिफॉर्म विद दूस ऑलरेडी इशू एंड
कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रोस्पेक्टस अगर इशू हो रहा है शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए तो यूनिफॉर्म है विद दूज ऑलरेडी इशूड, जो पहले इशू हो चुका है ना जिनको, उनके को हम बस एक कोड लिख के दे देंगे एज अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कि हमने शेयर्स और डिबेंचर्स री इशू करें हैं वापस से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है हमसे, डेट इन द प्रोस्पेक्टस, डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये जिस दिन हमारा प्रोस्पेक्टस पब्लिक होगा वही हमारी डेट लिखी जाएगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 क्या बताता है, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। अब अगर हम इशू कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रार को भी तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना। अब रजिस्ट्रार को जब हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड अनलेस साइंड कॉपी डिलीवर टू रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस जब तक इशू नहीं हो सकता जब तक हम उसकी साइंड कॉपी रजिस्ट्रार को डिलीवर ना कर दें, यानी कि हमारे लिए ज़रूरी है हमें पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं। मस्ट बी साइंड बाय एवरी नेम्ड और प्रपोज्ड डायरेक्टर। ये साइन किसके थ्रू होना चाहिए, जो भी नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, मतलब जिसके नाम के आगे डायरेक्टर लिखा है ना उस बंदे को साइन करना ही होगा। और अथोराइज अटॉर्नी इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी कि वो बंदा जिसके पास रिप्रेजेंट करने की, कंपनी को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी है और जो ऑथराइज़ करा गया है थ्रू अटॉर्नी के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, डायरेक्टर अब्रॉड गया है कैन ऑथोराइज अनदर पर्सन। अगर कोई डायरेक्टर है जो कि अब्रॉड है तो वो क्या करेगा, खुद आके तो राइटिंग में साइन नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा एक पर्सन को ऑथोराइज कर देगा इन राइटिंग टू साइन द फाइल, टू साइन एंड फाइल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक डायरेक्टर है जो बाहर है उसने किसी और पर्सन को जो इंडिया में है उसको ऑथोराइज कर दिया कि वो साइन कर सकता है और फाइल कर सकता है प्रोस्पेक्टस को इसके बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, कंडीशंस इन रिगार्डिंग टू एक्सपर्ट्स स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशंस, अब एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी चाहिए होती हैं। जब हम अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, ये सब कंपलसरी होता है। अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं एक्सपर्ट की स्टेटमेंट के लिए, प्रोस्पेक्टस कैन नॉट इंक्लूड एन एक्सपर्ट स्टेटमेंट इफ़, अगर कब हमें एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नहीं चाहिएगी, हमेशा चाहिएगी लेकिन कुछ केसेस में नहीं चाहिएगी। जैसे कि अगर एक्सपर्ट जो है वो इंगेज्ड है या इंटरेस्टेड है फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर ये एक्सपर्ट हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मतलब इन्वॉल्व था, ठीक है, या इंगेज था, इंटरेस्टेड था प्रमोशन के, या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में है, तो इस एक्सपर्ट की ओपिनियन स्टेटमेंट नहीं चाहिए हमें। एक्सपर्ट हैज़ नॉट गिवन रिटन कंसेंट फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक्सपर्ट ने कोई रिटन कंसेंट नहीं दे रखी हमें कि प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए, तब भी हम उसकी स्टेटमेंट नहीं लेंगे। एक्सपर्ट हैज़ विड्रॉन कंसेंट बिफोर फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन। जब हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं कि हमें अपने सिक्योरिटीज़ इशू करने हैं, उससे पहले ही इस एक्सपर्ट ने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट की, नहीं मैं नहीं चाहता कि प्रोस्पेक्टस इशू हो, तब भी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नीड नहीं होगी। और प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड स्टेटमेंट कंफर्मिंग नन ऑफ द अबव कंडीशंस एग्जिस्ट। अगर प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं है, तो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है, इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट जो है वो इंडिपेंडेंस है कि वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है अपनी कंसेंट ना दे, ये टोटली इस पर डिपेंड करता है। और ये किस लिए होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। अब एक्सपर्ट हम बार बार बोल रहे हैं, एक्सपर्ट होता कौन है, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, वैल्यूअर, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट और कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथोराइज करा गया हो टू इशू अ सर्टिफिकेट अंडर लॉ, ये होता है हमारा एक्सपर्ट। सेक्शन 26 सबसेक्शन 6 क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑन फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का डिस्क्लोजर देना है तो वो हमें प्रोस्पेक्टस के फेस पर ही देना होगा, यानी कि बेसिकली प्रोस्पेक्टस एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो उसके फ्रंट में ही हमें सारा का सारा डिस्क्लोजर देना होता है। प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट, प्रोस्पेक्टस क्या क्या स्टेट करता है, एक कॉपी हैज़ बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, कि हमने रजिस्ट्रार को कॉपी दे दी एज पर सेक्शन 26 सबसेक्शन 4। हमने सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 में क्या पढ़ा था, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार पढ़ा था हमने यहाँ पे। अब ये पहला ही पॉइंट है हमारा कि हमने क्या करा, हमने कॉपी दे दी है रजिस्ट्रार को, और कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड टू द फाइल्ड कॉपी और रिफर्ड टू इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अटैच कर दिए हैं और उनकी कॉपी भी हमने रेफ़र कर दिया किसमें, प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, अब वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू,
वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू क्या हो जाएगा हमारा, सेक्शन 26 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है हमसे, प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा कब तक, इफ़ इशूड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट कॉपी डिलीवर टू रजिस्ट्रार, जिस दिन हमने रजिस्ट्रार को कॉपी भेज दी कि भाई हमें अपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, इसको भेजने के 90 डेज़ के अंदर अंदर हमें प्रोस्पेक्टस इशू कर देना है, ये जब तक ही वैलिड होगा, वैलिड ओनली इफ़ इशू विद इन 90 डेज़, ठीक है। इफ़ प्रोस्पेक्टस इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ये वाला केस जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पेनल्टी। अगर हमने यहाँ पे कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो हमें पेनल्टी लग जाएगी। इफ़ 90 डेज़ एक्सपायर, अगर ये 90 डेज़ एक्सपायर हो गए ना तो हमें फिर से सेंड फ्रेश कॉपी टू रजिस्ट्रार टू अवॉइड पेनल्टीज़, हमें फिर से एक फ्रेश कॉपी भेजनी होगी। हमने रजिस्ट्रार को भेजा और उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा, अगर नहीं करा तो हमें फिर से एक फ्रेश कॉपी इशू करनी होगी रजिस्ट्रार को, अगर टू अवॉइड पेनल्टीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने ये फॉलो नहीं करा तो हमें पेनल्टी लग जाएगी कंपनी और हर उस पर्सन पे जो जानता है नोइंगली अ पार्टी, ठीक है। फ़ाइन कितने का लग जाएगा, 50,000 से 3 लाख तक का। ये होता है हमारा सेक्शन 26 बेसिकली। अब हमने अभी तक कितना पढ़ लिया, हमने सेक्शन 23 पढ़ लिया, 24 पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया और 26 पढ़ लिया। ये 4 सेक्शन हमने अभी रिसेंटली कवर करे हैं। एक बार रिकॉल ले लेते हैं सिर्फ सेक्शन के नाम से। सेक्शन 3 में क्या पढ़ा, सब सेक्शन 1 में क्या बताता है, मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय पब्लिक कंपनी। मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है। फिर पढ़ा हमने सब सेक्शन 2 में प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कि प्राइवेट प्लेसमेंट करी जाती है। सब सेक्शन 3 में पढ़ा था हमने ओवरसीज़ वाले में, ठीक है, जिसमें ADR और GDR पढ़ा था कि ये दोनों अप्लाई नहीं होते। अब क्या होता है, डायरेक्ट लिस्टिंग। ये हो गया हमारा सेक्शन 3 की बात। अब करते हैं हम सेक्शन 24 सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या पढ़ा था हमने, रेगुलेशंस ऑफ इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या क्या रेगुलेशंस चाहिए होते हैं हमें इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। फिर हमने पढ़ी थी प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस की डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है। इसके सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा था हमने, इंटेंशन टू ऑफर सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक, ठीक है। इसके सबसेक्शन 3 में पढ़े थे हमने रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सेक्शन 4 में सिग्नेचर कौन करता है, 2 डायरेक्टर्स करते हैं सिग्नेचर। उसके बाद पढ़ा था हमने सेक्शन 26 के 1 में क्या पढ़ा था, मैटर्स क्या क्या आते हैं हमारे प्रोस्पेक्टस में। सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा था इसके हमने कि कब व्हेन 26(1) नॉट अप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा था हमने कि डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज इक्वल टू डेट ऑफ पब्लिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 में फाइलिंग विद रजिस्ट्रार कि रजिस्ट्रार के साथ हमें फाइलिंग करनी है। 26(5) में क्या पढ़ा था हमने, कंडीशंस क्या क्या होती हैं इन रिगार्डिंग एक्सपर्ट स्टेटमेंट की कौन कौन सी कंडीशन में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट हम नहीं यूज़ करते हैं। फिर क्या पढ़ा था हमने 26 के 6 में पढ़ा था हमने कि डिस्क्लोजर देना होता है हमें किस पे, फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर 26 और 8 और 9 हमने ये अभी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया तो 90 डेज़ के अंदर अंदर हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, वरना पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी किस किस पे लगेगी, कंपनी और हर एक पर्सन पे जो जानता था। और फाइन कितना हो जाएगा, 50,000 से 3 लाख तक का। ये होता है हमारा सेक्शन 26 ख़त्म, ठीक है। अभी तक हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए, 23, 24, 25 26 4 सेक्शन, हाँ हमने 4 सेक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सेक्शन 27, ठीक है। सेक्शन 27 क्या बोलता है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टिव। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टिव। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टिव इन प्रोस्पेक्टस कैन बी वेरिड ओनली विद स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ठीक है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं कब, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। हमें नोटिस देना होगा शेयर होल्डर्स को इंग्लिश और वर्निकुलर लैंग्वेज में, स्टेटिंग जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन। हमें जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि हम क्यों चेंज ला रहे हैं। और ये प्रोहिबिट क्या करता है, कंपनी कैन नॉट यूज़ मनी फॉर बाइंग ट्रेडिंग इक्विटी शेयर ऑफ अनदर लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो पैसा हमें शेयर्स से आ रहा है कंपनी उस पैसे को ख़रीदने में या फिर ट्रेड करने में किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स हम यूज़ नहीं कर सकते।
डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या होता है? डिसेंटिंग मतलब जो अपोज करते हैं, जो एग्री नहीं करते, ठीक है, वो होते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। मस्ट गेट एन एग्जिट, उन लोगों को क्या होगा, वो एग्जिट कर सकते हैं ऑफर फ्रॉम प्रोमोटर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एट प्राइस एंड कंडीशन एज पर सेबी, ठीक है। तो देखो, या तो कंपनी क्या कर रही है, चेंज कर रही है अपना कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा, कंपनी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकती है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर अपने ऑब्जेक्टिव को अपने प्रोस्पेक्टस में। अब और ये किसके थ्रू होगा? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। लेकिन जो लोग मना कर देंगे कि हमें ये नहीं करवाना, तो उनके साथ क्या होगा, उनको हम मौका देंगे कि आप इस ऑफर से पहले एग्जिट कर सकते हो फ्रॉम प्रोमोटर्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एट प्राइस एंड कंडीशन एज पर सेबी। ये सेबी ने बोला। एग्जाम्पल देते हैं, इसमें क्या है, इंडी स्विफ्ट है, फार्मा वांट्स टू चेंज ऑब्जेक्टिव ड्यू टू इंडस्ट्री चेंजेस। इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लेंगे। तो नीड क्या होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, और एग्जिट ऑफर टू डिसेंटर्स, यानी कि जो लोग एग्री नहीं करेंगे उन्हें हम एग्जिट ऑफर दे देंगे। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स प्रोस्पेक्टस, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हमने पढ़ा था। अल्ट्रा वायर्स में क्या होता है, बियॉन्ड द पावर, यानी कि कंपनी अपनी पावर्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती। ऐसा कहाँ लिखा है? प्रोस्पेक्टस में। यानी कि अगर हमने प्रोस्पेक्टस में दे दिया तो हम चेंज नहीं कर सकते, कंपनी बाउंड हो जाएगी टू स्टेट द ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट पे स्टक रहने के लिए। एनी डेविएशन मतलब मस्ट बी अप्रूव्ड एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ गिवन, ठीक है। तो ये अप्रूव होगा, इसे अप्रूव तो हम करा ही लेंगे, लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किन लोगों को? डिसेंटर्स को। पोस्टल बैलेट के रूल्स दे रखे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस इन फॉर्म PAS1, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा किस नोटिस में? इन फॉर्म PAS1 में। पब्लिश करा जाएगा नोटिस इन न्यूज़पेपर एंड ऑन कंपनी वेबसाइट। हम नोटिस पब्लिश कर देंगे न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पे। ये होता है हमारा सेक्शन 27। वेरिएशंस क्या क्या आते हैं? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टिव में कैसे पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में। डिसेंटर्स को हम मौका देते हैं ऑफर फॉर एग्जिट का, और उसके बाद क्या करते हैं, हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं इनफॉर्म PAS1 में, और पब्लिश कर देते हैं नोटिस न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पे। सेक्शन 28 क्या बोलता है? ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ना मेंबर्स अपने शेयर रीसेल कर रहे हैं किसी और को, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? मेंबर्स ऑफ कंपनी इन कंसल्टेशन विद बोर्ड कैन ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें बोर्ड की कंसल्टेशन चाहिए होती है, और कंसल्टेशन मिलते ही वो लोग क्या करेंगे, या तो सारे या फिर कुछ शेयर्स अपने पब्लिक को सेल आउट कर देंगे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑफर ऑफ सेल। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ऑफर फॉर सेल के? ट्रीट करे जाएंगे एज प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। अब ये काम भी ना कंपनी करती है। अगर कंपनी के मेंबर्स को अपने शेयर्स सेल करने हैं होल या पार्ट, तो उसके लिए भी एक प्रोस्पेक्टस इशू होगा, और वो इशू कौन करेगी? कंपनी ही इशू करेगी। सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो भी हमने अभी पढ़े हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर्स सेल आउट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होंगे ऑफर फॉर सेल के लिए वो यूज़ करे जाएंगे, और उसको भी ट्रीट कैसे करा जाएगा? प्रोस्पेक्टस की तरीके से। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? मेंबर्स ऑफर कर रहे हैं शेयर्स को, मस्ट कलेक्टिवली ऑथराइज कंपनी टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ फॉर ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्या, अब ये मेंबर्स बेसिकली कंपनी को ना एक तरीके से अपना इंटरमीडिएटरी की तरह अपॉइंट कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुम एक प्रोस्पेक्टस इशू करो, और तुम जनरल पब्लिक को बताओ कि हम लोग अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, और कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना इस काम को करने के लिए वो रिम्बर्स करे जाएंगे, यानी कि ये मेंबर्स रिम्बर्स कर देंगे सारे कंपनी को एक्सपेंसेस जो भी कंपनी ने करे होंगे प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। प्रोसीजरल एक्सपेक्ट क्या होता है? रूल 8 पढ़ते हैं अब हम। PAS रूल होता है 2014 का। सेक्शन 23 से सेक्शन 41 तक जितने भी प्रोविजन अप्लाई होते हैं सेक्शन 28 पे ऑफर फॉर सेल रिगार्डिंग, उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, बोर्ड स्टेटमेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, किस तरीके से हमें यूटिलाइज करनी है मनी को, और इन्फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल टू गैदर बाय ऑफर विद जस्टिफिकेशन। जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती गैदर करने के लिए ऑफर फॉर जस्टिफिकेशन, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बतानी होती है। ये अप्लाई होती है सेक्शन 28 में। रूल 8 सब रूल 2, प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज नेम ऑफ पर्सनस बियरिंग कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ऑफर विद रीजंस, ठीक है। तो हमें प्रोस्पेक्टस में बताना भी पड़ेगा, यानी कि कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसे बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा नाम उस बंदे का जो अपने शेयर्स बेच रहा है, और जो उस बियरिंग कॉस्ट को बियर कर रहा है मेक करने में, विद अदर ऑफर विद रीजंस, कि वो क्यों अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29, ठीक है। सेक्शन 27 में क्या पढ़ा हमने कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और
ऑब्जेक्टिव में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। फिर 28 में पढ़ा, अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स किसको, अदर पर्सन को या फिर जनरल पब्लिक को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़े हम, सेक्शन 29 पब्लिक ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़ टू बी इन डीमेटलाइज फॉर्म में यानी कि डीमैट फॉर्म में। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर प्लस प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। हर एक कंपनी मेक करती है पब्लिक ऑफर और प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मस्ट इशू सिक्योरिटीज़ ओनली इन डीमेटलाइज फॉर्म एज पर डिपोजिटरीज एक्ट 1996 एंड इट्स रेगुलेशंस। यानी कि ये डिपोजिटरीज एक्ट 1996 में बोला है कि हमें सिक्योरिटीज़ इशू करनी है डीमेटलाइज फॉर्म में, ठीक है। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 1A इंसर्ट हो गया 2019 में, एक नया सेक्शन आया 1A सब सेक्शन, तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज़। अभी यहाँ क्या बात हो रही थी, यहाँ पे सारी लिस्टेड कंपनीज़ की बात हो रही थी, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड कंपनीज़ की। यानी कि सिक्योरिटीज़ टू बी हेल्ड ट्रांसफर ओनली इन डीमैटलाइज्ड फॉर्म एज पर डिपोजिटरी एक्ट। यानी कि सिक्योरिटीज़ अगर आपको अपने पास रखनी है या ट्रांसफ़र करनी है वो किस फॉर्म में होंगी, डीमैटलाइज्ड फॉर्म में। सबसेक्शन 2 क्या बताता है, एनी अदर कंपनी में कन्वर्ट सिक्योरिटीज़ इनटू डीमैट फॉर्म। अभी क्या होता था, हमें ना एक पेपर मिलता था, फिजिकल फॉर्म में पेपर मिलता था, अब वो बताता था कि ये आपके शेयर्स हैं। लेकिन अब क्या हो गया, ये अब कोई भी कन्वर्ट कर सकता है अपने सिक्योरिटीज़ को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, इशू सिक्योरिटीज़ इन फिजिकल फॉर्म। वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकता है एज़ पर कंपनीज एक्ट, और इशू कर सकता है डीमैट फॉर्म में एज़ पर डिपॉजिटरी एंड रेगुलेशंस एक्ट में। रूल 9 एंड 9A क्या बताता है, कंटेन प्रोसीजरल एक्सपेक्ट फॉर पब्लिक ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़ इन डीमैट फॉर्म। ये रूल 9 और 9A बताता है, ये कंटेन करता है प्रोसीजरल एक्सपेक्ट, यानी कि किस तरीके से पब्लिक ऑफर को, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ हम डीमैट फॉर्म में रखते हैं। सेक्शन 30 बताता है एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जब हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस इशू कैसे होता है, तो हमने ये देखा था कि हमें एडवर्टीजमेंट देना होता है जनरल पब्लिक को, जिससे उन्हें पता चलता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या चीज़ों के थ्रू एक कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स को। इफ़ अ कंपनी पब्लिश, अगर कंपनी पब्लिश कर रही है एडवर्टीजमेंट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टस, कि हमने एडवर्टीजमेंट करा दिया कि हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, ये मतलब इट मस्ट स्पेसिफाई, वो स्पेसिफाई कर रही है कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरेंडम रिगार्डिंग, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बता रही है कंपनी का, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी लायबिलिटी है मेंबर्स के ऊपर और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है। नेम ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम में जिन जिन के सिग्नेचर हैं उनके नाम दे रखे होते हैं। नेम ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय सिग्नेचरीज, यानी कि इन लोगों ने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, वो नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखा होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ये भी बताया गया होता है। एडवर्टीजमेंट जब हम देते हैं तो हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताएं अपने प्रोस्पेक्टस में, और लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स बताएं, नेम ऑफ सिग्नेचरीज, नेम ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दीज सिग्नेचरीज, और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या है वो बताएं। सेक्शन 31, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस 2 टाइप के होते हैं, एक तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जो हम सेक्शन 31 में पढ़ते हैं, और एक होता है सेक्शन 32 में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस फॉर सिक्योरिटीज इशूड इन 1 और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशूइंग अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस ईच टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही बात है, 1 साल के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जिसे बोलते हैं हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब हमें बार बार इशू करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी प्रोस्पेक्टस, अब हम सीधे आफ्टर 1 ईयर एंड के बाद हम इस प्रोस्पेक्टस को री इशू कर देंगे। ये होता है हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जितनी बार भी हम सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं हमें बार बार कोई और इशू नहीं करना प्रोस्पेक्टस, हम बार बार इसे ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रोस्पेक्टस फॉर सिक्योरिटी इशूड इन 1 और मोर इशूज़, बार बार इशू हो रहा है ये ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशूइंग अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस, यानी कि हमने यहाँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, ठीक है। अब हम वापस से इसी वाले को जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको फिर से इशू कर देंगे, इसको फिर से इशू कर देंगे, इसको ही इशू करते रहेंगे बार बार 1 साल तक के लिए, और 1 साल के बाद हमें फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। इसकी नीड क्या होती है, ये अवॉइड करता है रिपीटेशन फॉर कंपनीज मेकिंग मल्टीपल ऑफर इन अ ईयर, यानी कि अगर कंपनी मल्टीपल ऑफर निकाल ली है 1 साल के अंदर तो ये अवॉइड करता है कि हमें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस। ये क्या करता है, टाइम सेव करता है और कॉस्ट सेव करता है, क्योंकि हम एक ही प्रोस्पेक्टस जो पहले से ही बनाया हमारे पास रखा है उसे बार बार इशू करते जाएंगे, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये कब तक वैलिड है, स्पेसिफाइड पीरियड। और ये स्पेसिफाइड पीरियड क्या है, मल्टीपल ऑफर कैन बी मेड विदाउट न्यू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मल्टीपल ऑफर मेड हो जाएंगे विदाउट न्यू प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कौन सा पीरियड है, 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड है ये। अब सेक्शन
31 सबसेक्शन 1 के बताता है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। ठीक है, अब हमने हर बार पढ़ा है कि प्रोस्पेक्टस हमें किसे फाइल करना होगा, रजिस्ट्रार को। इशू करने से पहले किसे फाइल करना होगा, रजिस्ट्रार को। अब चाहे वो प्रोस्पेक्टस हो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो, शेल्फ हो या रेड हियरिंग हो, हम रजिस्ट्रार को ही फाइल करेंगे। फाइल्ड एट स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ एज पर सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, तो हम फाइल कब करेंगे, जब हमने पहला ऑफर निकाला होगा ना, यानी कि हमारा पहला साल है और हमने इस टाइम पे जो पहला प्रोस्पेक्टस निकाला है हमें वो फाइल करना होगा। और हमें क्या रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी। हमें मस्ट स्टेट पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ये रहा मैक्सिमम 1 ईयर्स। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 1 ईयर फ्रॉम ओपनिंग डेट टू ऑफ फर्स्ट ऑफर, यानी कि जब हमारे फर्स्ट ऑफर की डेट आई थी, ऑफरिंग डेट, ओपनिंग डेट सॉरी, तो उससे हम 1 साल तक का टाइम गैप देखेंगे। फॉर एनी सब्सिक्वेंट ऑफर विद इन वैलिडिटी पीरियड नो न्यू प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि अब हमने देखा ये 1 साल के अंदर हम बहुत सारे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो न्यू प्रोस्पेक्टस, कोई नया प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं है, सेम हम वही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। ये होता है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें फाइल करनी होती है, तो कंपनी फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस मस्ट ऑल्सो फाइल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार बिफोर सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफर। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑफ़र निकालना होता है ना हमसे, जैसे हमारा ये 1 साल है, फिर यहाँ से हमारा दूसरा साल स्टार्ट हो गया। अब हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है ना, यहाँ हमें सेकंड ऑफ़र देंगे हम, तो इससे पहले ही हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ़ाइल करनी होगी, कंपनी को फाइल करनी होगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस की सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या कंटेन करेंगी, कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट ऑन न्यू चार्जेस क्रिएट सेकंड। ठीक है, यहाँ सेकंड ऑफ़र स्टार्ट हो रहा है, इस सेकंड ऑफ़र से पहले ना यहाँ कुछ टाइम पहले ही हमें बताना होगा कि कौन कौन से मटेरियल फैक्ट और कौन कौन से न्यू चार्जेस क्रिएट करे गए हैं। चार्ज मतलब क्या होता है, जो हम लीन क्रिएट कर देते हैं ना किसी भी एसेट्स पे या फिर किसी भी चीज़ पे कंपनी के, जिस पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो कोई नया मटेरियल फैक्ट बना तो नहीं है, या कंपनी इन वो चेंजेस इन कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन सिंस फर्स्ट प्रीवियस ऑफर, हमने फर्स्ट ऑफर यहाँ निकाला था, उसके बाद से कोई और फाइनेंशियल चेंजेस तो नहीं आए, हमें ये बताने पड़ेंगे। और अदर प्रिस्क्राइब चेंजेस, और अगर कोई भी चेंजेस प्रिस्क्राइब करे गए हैं कि हमें वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो हमें वो भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इन एडवांस एप्लीकेशन रिसीव बिफोर चेंजेस। ठीक है, तो कंपनी मस्ट इन्फॉर्म एप्लीकेंट्स, अगर कोई भी एडवांस एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है चेंज आने से पहले, तो कंपनी को वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट आता है इफ़ एप्लीकेंट्स विदड्रॉ। ठीक है, अगर एप्लीकेंट्स विदड्रॉ कर लेते हैं तो उनका रिफ़ंड हमें 15 डेज़ के अंदर अंदर देना होगा, यानी कि हमने शेयर्स इशू करें। ठीक है, अब उन लोगों ने विदड्रॉ मांग लिया कि हमें अब नहीं परचेज़ करनी, तो 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें रिफ़ंड फाइल करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं करा तो हमें प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्लियर। रूल 10 क्या बोलता है, प्रोसीजरल एक्सपेक्ट। प्रोसीजरल एक्सपेक्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इन फॉर्म PS2। ठीक है, अब हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेमोरेंडम की वो PS2 में फाइल करनी पड़ेगी, फाइल विद रजिस्ट्रार। ठीक है, हमें रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब फ़ी देनी होगी 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे ऑफ़र से पहले। ठीक है, ये कंपनी है, यहाँ सेकंड ऑफ़र हो रहा है, यहाँ हुआ था फर्स्ट ऑफ़र, अब इससे 1 महीने पहले यानी कि आफ्टर 11 मंथ्स कंपनी को इस जगह फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को, प्रिस्क्राइब फ़ी देनी पड़ेगी 1 मंथ पहले दूसरे ऑफ़र से शेल्फ प्रोस्पेक्टस के। कौन कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, अब हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में दे रहे हैं वो इज़ इक्वल टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है। वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सा, जो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने दे दी, तो वो क्या बन गया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बन गया। अब बस सेक्शन 32 हमने 31 पढ़ा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस 32 पढ़ रहे हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये क्या करता है, नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स, यानी कि वही है 1 साल का प्रोस्पेक्टस है हमारा। अब इसमें क्या, सॉरी 1 साल का भी नहीं है, ये क्या होता है, कंपनी IPO निकालती है ना, IPO के टाइम पे ये सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है, 5 to 7 डेज़ के लिए निकलता है ये बस। और इसमें क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता, इसमें नहीं होते नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं
और इसमें नहीं होता प्राइस, बस क्या होता है प्राइस रेंज, कि हमने 100 से 120 के बीच में रखा है, 120 से 150 के बीच का प्राइस रखा है। कुछ भी प्राइस हो सकता है, ना तो वो नंबर ऑफ़ शेयर्स बताते हैं, ना वो प्राइस बताते, वो क्या बताते हैं, सिर्फ प्राइस रेंज, और क्या देते हैं हमें, इन्फॉर्मेशन। ये होता है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा। यूज टू टेक एडवांटेज ये ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन, यानी कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन क्या है, अगर फेवरेबल है तो प्राइस हाई रख देंगे, अनफेवरेबल है प्राइस लो रख लेंगे। प्राइस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ डिसाइडेड आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू, यानी कि जिस टाइम पे हमारा क्लोजर ख़त्म हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा इशू, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ डिस्क्लोज करते हैं कि हमने कितना प्राइस रखा है और कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ हम इशू कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, बुक बिल्डिंग में। अब ये बुक बिल्डिंग क्या होती है, यानी कि बुक बिल्डिंग मतलब प्राइस डिस्कवरी मेथड। हम प्राइस डिस्कवरी मेथड कर रहे हैं, हमें प्राइस डिस्कवर करना है कि हम किस रेंज में, जैसे हमने 100 से 120 के बीच में दे रखा है। अब ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, कुछ भी प्राइस हो सकता है। अब हम प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं, वेयर कंपनी गिव्स प्राइस रेंज, कंपनी प्राइस रेंज दे रही है लेकिन फिक्स्ड प्राइस नहीं बता रही कि फिक्स प्राइस क्या है। तो इन्वेस्टर्स बिड करेंगे फॉर शेयर्स एंड डिसाइड प्राइस एंड क्वांटिटी। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बिडिंग स्टार्ट कर देंगे कि उन्हें कितने शेयर्स लेने हैं, क्या लेना है, क्या प्राइस होना चाहिए, तो उस बेसिस पर हम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, यानी कि टाइमिंग। टाइमिंग क्या होती है, कंपनी में इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर अ रेगुलर प्रोस्पेक्टस। जिस टाइम ये प्रोस्पेक्टस रेगुलर प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, उससे पहले इशू करा जाता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मैंने बताया था ना, ये 5 या 7 डेज़ का होता है। देखो सेक्शन 32 बताता है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार मस्ट बी फाइल एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। जिस टाइम सब्सक्रिप्शन निकाला जाता है उससे 3 दिन पहले हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है कि हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस निकाल रहे हैं। सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 क्या बताता है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, सम ऑब्लिगेशंस एज नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है उसी की तरह इसमें ऑब्लिगेशंस लगते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेड हियरिंग एंड फाइनल प्रोस्पेक्टस मस्ट बी हाईलाइटेड। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अलग होता है और फाइनल प्रोस्पेक्टस हमारा अलग होता है। क्यों अलग होता है, रेड हियरिंग 3 या 4 दिन पहले निकल जाता है, लेकिन फाइनल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये प्रॉपर एक टाइम पीरियड के लिए होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 क्या बताता है, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑफर, यानी कि अब ऑफर क्लोज हो रहा है। मैंने बताया था ना 5 से 7 दिन के लिए होता है, स्टार्ट हुआ तो ख़त्म भी होगा ना, तो अब जब क्लोज हो रहा है ऑफर तो क्या होगा, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस विद टोटल कैपिटल रेज्ड, क्लोजिंग प्राइस एंड अदर डिटेल्स नॉट इन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा, रजिस्ट्रार को और सेबी को, कि हमारा जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है वो, जिसमें हमने बताया है कि टोटल कैपिटल कितनी आई हमारे पास और क्लोजिंग प्राइस हमने क्या रखा, और जो भी डिटेल्स हमने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं दे रखी थी ना, हमें वो सारी चीज़ें फाइल करके रजिस्ट्रार को और सेबी को देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेक्शन 33 नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेक्शन 33 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, यानी कि एवरेज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सबसे पहली डेफिनेशन थी हमारी एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, मेमोरेंडम विद साइलेंट फीचर्स। मेमोरेंडम जिसमें सारे साइलेंट फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के एज पर सेबी रेगुलेशंस, उसे बोलते हैं हम एवरेज प्रोस्पेक्टस। समराइज्ड फॉर्म होती है ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है ना, सपोज करो ये 51 पेजेस का है, तो अब हम क्या करेंगे, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस कौन ही पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, एक और प्रोस्पेक्टस निकालेंगे एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो कि 5 से 6 पेजेस में इस पूरे प्रोस्पेक्टस को समराइज कर देगा। तो ये क्या हो गया, समराइज फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस हो गया। ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन व्हेन अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन पब्लिक ऑफर। ठीक है, सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 क्या बताता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शेयर्स डिबेंचर्स मस्ट बी अकम्पनीड, मतलब अटैच्ड। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए ज़रूरी है वो हम अटैच कर लेंगे, किसमें, एवरेज प्रोस्पेक्टस के लिए। इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ एवरेज प्रोस्पेक्टस ज़रूरी नहीं होता, समराइज फॉर्म नहीं चलेगी, हमें क्या चाहिए, डिटेल वर्जन चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर राइटिंग्स। ठीक है, अब अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स के लिए चाहिए होती है। अब अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अंडर राइटिंग ना, अंडर राइटर्स से सबसे पहले अंडर राइटर्स वो होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि भाई हम कंपनी के शेयर सेल करवाएंगे ही करवाएंगे। तो उसके लिए एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए होगा, हमें प्रॉपर रेगुलर प्रोस्पेक्टस ही चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि अब हम एप्लीकेशन किसको दे रहे हैं, एप्लीकेशन फ्रॉम अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट जहाँ पे ये अंडर राइटर्स गारंटी ले रहे हैं कि कंपनी के शेयर्स सेल होने की। अब हमारे पास जो आया, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं, ऐसे नहीं लेते, हमने इशू कर रखी है,
इशू भी नहीं, बेसिकली कंपनी ने कितने अलाउ करे हैं कि हमें 1 लाख शेयर्स अलॉट करने हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आई, 70,000। अभी ये जो बचे हुए 30,000 है, इनकी जो गारंटी है वो अंडर राइटर्स ने ले रखी है कि भाई हम आपकी गारंटी लेते हैं, ये 1 लाख शेयर्स हम आपके इशू करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर जनरल पब्लिक ने आपके पूरे शेयर्स परचेज़ नहीं करे तो बचे हुई जितनी भी अमाउंट होगी वो किसके पास जाएगी, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स, जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, अंडर राइटर्स के पास। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ आर नॉट ऑफर टू पब्लिक, सिक्योरिटीज़ ऑफर ही नहीं करी जाती पब्लिक को, ऑफर मेड किसको होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। नेक्स्ट क्या आता है, राइट टू रिसीव प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 33 सबसेक्शन 2। राइट टू रिसीव प्रोस्पेक्टस किस किस को होता है, फुल प्रोस्पेक्टस मस्ट बी गिवन टू एनीवन रिक्वेस्टिंग इट बिफोर सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्लोज होने से पहले अगर किसी ने रिक्वेस्ट करा कि हमें फुल प्रोस्पेक्टस चाहिए तो उसे वो भी दिया जाएगा। सेक्शन 33 सबसेक्शन 3 में बताता है पेनल्टी, अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है हमें फ़ाइन लगेगा 50,000 से हर डिफ़ॉल्ट के ऊपर। और मिस स्टेटमेंट अगर हो जाती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, यानी कि कोई भी ऐसी गड़बड़ हो रही है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो क्या लग जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ उबरिमे फिडिया। इसका मतलब क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू और एक्यूरेट है। फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर होता है यहाँ पे। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी स्क्रूपुलसली, इसका मतलब होता है करेक्टली। प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसमें कोई ओमिशन है या फिर कंसीलमेंट है, कंसीलमेंट मतलब हाइडिंग ट्रूथ, हम ट्रूथ हाइड कर रहे हैं ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स और मिसलीड माना जाएगा कि वो उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो मिसलीड कर रहा है। जो कि क्या इंक्लूड करता है, स्टेटमेंट फॉल्स इन फॉर्म और कंटेक्स्ट इन विच इंक्लूड। स्टेटमेंट देखी जाएगी कि स्टेटमेंट फॉल्स है कहाँ कहाँ पे, और ओमिशन और इंक्लूड्स हो रहे हैं लाइकली टू मिसलीड, और वो किस लिए करे जा रहे हैं, मिसलीड के लिए। तो कैन बी फॉल्स स्टेटमेंट, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी या मिसलीड स्टेटमेंट मानी जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट, यहाँ पे हमें केस रेफरेंस दे रखा है हैंडरसन वर्सेस लिकन। इसमें क्या दे रखा है कि फॉल्स स्टेटमेंट थी, ठीक है। क्लेमिंग डायरेक्टर्स से सब्सक्राइब, हम मतलब क्लेम क्या कर रखा था कि डायरेक्टर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है लार्ज कैपिटल, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रखा था, तो ये क्या हो गया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया, यानी कि हमें मिसलीड करा जा रहा है जनरल पब्लिक को, ये हो जाती है हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेक्स वर्सेस किलसेंट। इसमें क्या होता है, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब ट्रूथ हाइड करना। कंसीलमेंट में क्या है, कंपनी डिक्लेयर कर रही है प्रॉफिट बट डिड नॉट डिस्क्लोज लॉस, तो भी मिसलीड कर रही है। इनकी कंपनी ये तो दिखा रही है कि हमें प्रॉफिट होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रही कि हमें लॉस भी हो रहा है। तो जनरल पब्लिक को क्या लगेगा कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन ज़रूरी क्या है, हमें डिस्क्लोजर देना है हर चीज़ का, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी और लॉस हो रहा है तो उसका भी। थर्ड केस में हमें बताया गया था स्मिथ वर्सेस चिर्विक। इसमें क्या था, एम्बिगियस स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो यानी कि टर्नओवर गिवन विदाउट क्लैरिफिकेशन मीनिंग, टर्नओवर दे रखी थी लेकिन कोई भी क्लैरिफिकेशन मीनिंग नहीं दे रखा था, अगेन वो क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होता है, नेचर ऑफ ऑफेंस में क्या आता है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में सीरियस ऑफेंस हो जाता है, जो कि क्या अट्रैक्ट करता है, अगर मिस स्टेटमेंट हो रही है प्रोस्पेक्टस के अंदर तो वो एक सीरियस ऑफेंस है कि कंपनी मिसलीड कर रही है, और जो अट्रैक्ट करती है क्रिमिनल लायबिलिटी या फिर सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 में, और सिविल लायबिलिटी हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 में। नेक्स्ट क्या आता है, रेमेडीज़ फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अब हम इस मिस रिप्रेजेंटेशन की रेमेडी क्या हो सकती है, अगर अगेंस्ट द कंपनी है तो रिसेशन हो जाएगा, रिसेशन मतलब कैंसिलेशन हो जाएगा या डैमेजेस मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगेंस्ट द कंपनी एंड अदर्स, अगर ये किसके अगेंस्ट हो रही है, कंपनी और अदर्स के लिए, तो फिर सिविल लायबिलिटी लग जाएगी सेक्शन 35 में। कंपनसेशन मिल सकता है, सिविल लायबिलिटी में उसके लिए कंपनसेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट था अगेंस्ट द पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रोस्पेक्टस। किसके अगेंस्ट हो रहा है, जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस इशू करा है उस पर क्या हो जाएगा, या तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस फॉर फ्रॉड, या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट उसे सेक्शन 34 के अगेंस्ट क्रिमिनल लायबिलिटी में ऑफेंस माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, राइट ऑफ रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है कैंसिलेशन, ठीक है। राइट ऑफ कैंसिलेशन कब होगा, अगर इफ़ शेयर्स बॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस विद अनट्रू मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। अगर शेयर्स परचेज करे गए हैं किस बेसिस पे, प्रोस्पेक्टस के बेसिस में, और प्रोस्पेक्टस में क्या था, गलत, झूठी और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट्स दे रखे थे, तो जो सब्सक्राइबर होगा में अप्रोच कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है फॉर रिसेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अगर एक पर्सन ने शेयर्स परचेज कर रखे हैं और हमें पता है, हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ के करे थे, अब उस प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अनट्रू और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो सब्सक्राइबर क्या होगा, कोर्ट जाएगा और कोर्ट से बोल देगा कि नहीं रिसेशन चाहिए मुझे, कैंसिल कर दो,
कैंसिल क्या करना है, जो भी शेयर्स मैंने परचेज करे हैं उन सबको कैंसिल करो, मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाओ। अब क्या दे रखा है, एग्रीमेंट टू टेक शेयर्स बिकम वॉइडेबल एट सब्सक्राइबर्स ओपिनियन। जो एग्रीमेंट होगा ना वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल क्या मतलब होता है कि अगर किस पॉइंट से, सब्सक्राइबर्स के ऑप्शन से, अगर सब्सक्राइबर चाहे तो वो शेयर्स रख भी सकता है और सब्सक्राइबर चाहे तो वो शेयर्स कैंसिल भी करा सकता है। तो कोर्ट ऑर्डर करता है रिसेशन, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि कैंसिल कर दो, यानी कि रिमूव फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स रिफंड ऑफ मनी प्लस इंटरेस्ट प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, अब ये शेयर्स कैंसिल कर दो, जो भी तुमने सब्सक्राइबर्स को अलॉट करे गए हैं उस सब्सक्राइबर का नाम हटा दो अपने रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स से, जहाँ पे मेंबर्स का नाम लिखा जाता है, उस सब्सक्राइबर को पैसा वापस करो, और जो पैसा तुमने लिया था ना कंपनी ने उसको इंटरेस्ट भी दो अब वापस, और इंसिडेंटल कॉस्ट यानी कि उसको कोर्ट आना पड़ा, लॉयर करना पड़ा, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके, जितनी भी कॉस्ट आई है उन सभी को वापस करना पड़ेगा उस सब्सक्राइबर को। कंपनसेशन फॉर डैमेजेस अंडर सेक्शन 75 ICA 1872 देना पड़ेगा। अब एक्सेप्शंस क्या है, नो राइट टू रिसेशन। अब सब्सक्राइबर जो होगा उसको कैंसिलेशन नहीं मिल पाएगा। नो राइट टू रिसेशन कब, जब शेयर्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं इन मार्केट आफ्टर अलॉटमेंट, शेयर्स ऑलरेडी सोल्ड हैं मार्केट में आफ्टर अलॉटमेंट, तो अब शेयर्स नहीं। देखो बेसिकली कंपनी है यहाँ पर, कंपनी ने क्या करा, किसी और को, मतलब मीडिएटर है, कंपनी ने डायरेक्ट मार्केट में नहीं गई, मार्केट मतलब जनरल पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास ना जाके उसने क्या करा, मीडिएटर को शेयर्स सोल्ड कर लिया और इस शेयर्स ने जनरल पब्लिक को शेयर्स दिए। अब ये जो सब्सक्राइबर है ना ये पैसे वापस नहीं मांग सकता, या राइट टू रिसेशन नहीं है अब इसके पास। अगर ये डायरेक्ट कंपनी से ही परचेज़ करता तो इसके पास राइट था, लेकिन अब इसने क्या करा, एक मीडिएटर से परचेज़ करे तो राइट टू रिसेशन नहीं है अब इसके पास। Subscriber to MOA cannot claim relief. Company not yet in existence at the time. No influence from prospectus. अब कोई भी इन्फ्लुएंस प्रोस्पेक्टस से पड़ा ही नहीं था। अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइबर जनरल पब्लिक ने किससे, एक मीडिएटर से परचेज करें, तो कोई भी इन्फ्लुएंस प्रोस्पेक्टस का पड़ा ही नहीं, तो इसलिए ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। राइट ऑफ एक्ट फॉर डैमेजेस, ठीक है, राइट ऑफ एक्ट फॉर डैमेजेस क्या हो जाएगा, इफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अमाउंट टू फ्रॉड इन्वेस्टर कैन क्लेम डैमेजेस अगेंस्ट कंपनी इवन आफ्टर लिक्विडेशन। राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस, सब्सक्राइबर के पास राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कब, अगर मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, क्लेम कर लेगा जितने भी डैमेजेस हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट भी हो रही है ना तब भी सब्सक्राइबर के पास राइट है इस चीज़ का कि वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस। प्री रिक्विजाइट्स क्या होते हैं, फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर कोई भी फ्रॉडलेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमारे प्रोस्पेक्टस में तो, या फिर इन्वेस्टर इंटेंटेड टू रिलाई ऑन इट। अब इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उसे पता है कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है, स्टिल वो रिलाई कर रहा है कि ठीक है यार मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है। अब इन्वेस्टर सफ़र कर रहा है डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिंग ऑन सच मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो इन्वेस्टर था इसे पता था यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है, इनने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी मुझे पता है गड़बड़ है, लेकिन मैं रिलाई करूँगा, मैं शेयर्स लूँगा ही लूँगा। तो उसके बाद भी अगर डैमेजेस हो जाते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो एक्ट करेगा उसमें, किसकी वजह से हो रहा है, रिजल्ट ऑफ एक्टिंग ऑन सच मिस रिप्रेजेंटेशन। इसकी गलती थी ना, इसे कोर्ट जाना चाहिए था, नहीं गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या बोलता है हमसे, ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, मतलब लॉस या डैमेजेस जो भी हो रहे हैं टू सब्सक्राइबर ड्यू टू मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस फॉल्स इंक्लूजन या ओमिशन। ठीक है, हमें लॉस हो रहा है या फिर डैमेज हो रहे हैं, किसको, सब्सक्राइबर को हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग बातें हैं, या तो हमने इंक्लूड कर रखे हैं कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन, या फिर हमने जो मेन मटेरियल फैक्ट था उसको ही छोड़ दिया, ओमिट कर दिया। और लायबल कौन कौन हो जाएगा इस चीज़ के लिए, कंपनी लायबल हो जाएगी, जो पर्सन एवरी पर्सन हु इज़ या फिर हैज़ डायरेक्टर एट टाइम ऑफ इशू, यानी कि जिस टाइम पे इशू हो रहा था उस टाइम पे डायरेक्टर था, या फिर ऑथराइज टू बी नेम्ड एंड इज़ नेम्ड एज डायरेक्टर, यानी कि वो ऑथराइज था, उसका नाम किस चीज़ के लिए, डायरेक्टर के लिए, या फिर प्रमोटर ऑफ द कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर एक्सपर्ट। जो भी लोग प्रोस्पेक्टस के लिए लायबल हैं वो सब इस ऑफेंस के लिए लायबल माने जाएंगे। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, गिल्टी पर्सन, जो पर्सन गिल्टी होगा मस्ट पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन सफरिंग लॉस डैमेजेस इन एडिशन टू सेक्शन 36 पनिशमेंट इज इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो पर्सन गिल्टी होगा, जिसने भी गड़बड़ करी होगी मिस प्रोस्पेक्टस में, मिस स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा, पे करेगा कंपनसेशन को हर एक उस पर्सन को जिसने सफ़र किया है लॉस या डैमेजेस। एक्सेप्शन क्या होते हैं इस लायबिलिटी के, लेकिन एक पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, पर्सन गिल्टी कब नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 35, अगर वो प्रूव कर दे कि विदाउट कंसेंट टू बी डायरेक्टर बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मतलब विदाउट कंसेंट अ पर्सनस नेम इज़ रिटन एज डायरेक्टर बिफोर इशू ऑफ पर्सन, यानी कि उस पर्सन से पूछा भी नहीं गया था और उसका नाम कहाँ लिख दिया, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि वो डायरेक्टर है।
तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। और विड्रॉ कंसेंट टू बी डायरेक्टर बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया कि भाई उसे डायरेक्टर नहीं बनना, प्रोस्पेक्टस इशू होने के टाइम पे मेरा कंसेंट विड्रॉ है, तब भी वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट मेड होती हैं ऑन अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट बिलीव कंपिटेंट विद कंसेंट नॉट विड्रॉन, मतलब जो पहला जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले क्या एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी कि भाई तुम इशू कर दो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सही है, लेकिन उसे बाद में अगर पता चला होगा कि प्रोस्पेक्टस में कुछ गलतियां हैं तो इशू होने से पहले बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट, तो क्या होगा उस टाइम पे भी वो एक्सपर्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा। हैड रीजंस ग्राउंड टू बिलीव स्टेटमेंट वाज ट्रू अंडर अलॉटमेंट, यानी कि उसके पास रीजंस थे और ग्राउंड्स था बिलीव करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट हम प्रोस्पेक्टस में दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट पास अ करेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट की साइड से वो सेम हमारा प्रोस्पेक्टस उसी का एक्सट्रैक्ट था, करेक्ट एक्सट्रैक्ट था, इसलिए हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा, तब भी वो पर्सन लायबल गिल्टी नहीं माना जाएगा। पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है, इफ़ इंटेंडेड टू डिफ्रॉड इज़ प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने प्रूव कर दिया कि जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस इशू करा था उसकी इंटेंशन ही थी फ्रॉड करने की, तब क्या होगा पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट लिमिटेशन फॉर ऑल और एनी लॉसेस सफर्ड बाय सब्सक्राइबर और अदर ड्यू टू द प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस में जितने भी लॉस हुआ है प्रोस्पेक्टस की वजह से जितने भी सब्सक्राइबर को, तो वो पर्सन पर्सनली लायबल हो जाएगा और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, यानी कि जितना भी लॉस सफ़र करा गया होगा सब्सक्राइबर्स का वो उस पर्सन से ही रिकवर करा जाएगा। सेक्शन 34, अब सेक्शन 34 क्या बताते हैं हमें, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है अगर हम मिस स्टेटमेंट देते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। अगर प्रोस्पेक्टस कंटेन कर रहा है कोई भी अनट्रू या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म और कंटेक्स्ट में, तो इंक्लूजन या फिर हम या तो हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि गलत है, या हमने ओमिशन कर दिया, यानी कि जो मटेरियल फैक्ट चाहिए था हमने वो लिखा ही नहीं, लाइकली टू मिसलीड, जानबूझ के मिसलीड करने के लिए, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो भी पर्सन ऑथराइज करा गया था प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए वो लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड रिलेटेड टू पनिशमेंट। ये भी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है ये 447। नॉट गिल्टी प्रूव, वो पर्सन कब गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर मिस स्टेटमेंट या ओमिशन इमैटेरियल थी, यानी कि देना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी ही नहीं था, ठीक है, या फिर हैड रीजंस ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड नॉट बिलीव स्टेटमेंट वाज ट्रू ओमिशन नेसेसरी, ठीक है, यानी कि उसके पास रीजंस थे, ग्राउंड्स थे बिलीव करने के लिए कि ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ट्रू है और इसमें जो हमने ओमिशन यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी है वो ज़रूरी थी कि ना दें हम, तो इसलिए वो पर्सन गिल्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, लॉस फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नॉट एसेंशियल टू होल्ड गिल्टी, ठीक है। अब क्या देखा है, लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव गिल्टी, अगर सब्सक्राइबर्स का लॉस हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब उसके बाद ही गिल्टी माना जाएगा, यानी कि लॉस होना ज़रूरी नहीं है गिल्टी प्रूव होने के लिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर मिस स्टेटमेंट हो रहा है तो मिस स्टेटमेंट ही ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि अगर किसी पर्सन की वजह से प्रोस्पेक्टस में कोई भी लॉस हो रहा है सब्सक्राइबर्स को, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस की वजह से अगर किसी भी सब्सक्राइबर को लॉस हो रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी की वजह से हम ऑफेंस मान रहे हैं या गिल्टी प्रूव हो रहा है वो बंदा, नहीं, अगर मिस स्टेटमेंट हो गया ना प्रोस्पेक्टस में तो खुद से एक ऑफेंस है, अब पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और लायबिलिटीज स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल और अनइंटेंशनल बोथ अट्रैक्ट लायबिलिटी, अब लायबिलिटी जो होगी वो स्ट्रिक्ट होगी, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, दोनों क्या अट्रैक्ट करेंगी, लायबिलिटी। ओके, अब आता है हमारा समरी ऑफ सेक्शन 34 एंड 35। 34 और 35 में क्या पढ़ा था हमने, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी में एवरी पर्सन हु ऑथराइज फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो बंदा ऑथराइज करा गया है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 447। और अपने डिफेंस में वो क्या बता सकता है कि इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट थी इसलिए नहीं दी थी हमने, या फिर उसके पास रीजंस थे और ग्राउंड्स थे कि इस बेसिस पे हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इस तरीके से वो अपना डिफेंस कर सकता है। सिविल लायबिलिटी में क्या पढ़ा था हमने, कंपनी हो, डायरेक्टर हो, प्रपोज डायरेक्टर हो, प्रमोटर एक्सपर्ट हो, या फिर वो बंदा हो जो ऑथराइज करा गया हो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए, उसी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को जिन लोगों का लॉस हुआ है। और उसके पास डिफेंस के लिए क्या क्या चीज़ है, वो डिफेंस किस तरीके से कर सकता है, वो बता सकता है कि उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी, डायरेक्टर होने से पहले बिलीव कर लिया था कि कंसेंट जो दे रखी थी सेक्शन 26(5) में वो सही थी, या फिर इशूड विदाउट नॉलेज पब्लिक नोटिस, उसके विदाउट नॉलेज पब्लिक नोटिस इशू कर दिया गया था, तो वो अपने डिफेंस में ये बता सकता है। ये होता है हमारा सेक्शन 34 और सेक्शन 35। अब
नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डैमेजेस फॉर डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है, चीटिंग करना, यानी कि हम कुछ धोखा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। डैमेजेस, अब हमें इसका डैमेजेस कैसे मिल सकता है, अंडर सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी स्यूड फॉर डिसीट। यानी कि कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इशू करा है प्रोस्पेक्टस, वो स्यू हो सकता है चीटिंग के लिए, फ्रॉड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा, रेमेडी अवेलेबल। इस चीज़ की रेमेडी भी अवेलेबल है, कब, इफ़ इवन इफ राइट ऑफ रिसेशन लॉस्ट, यानी कि हमारे पास कैंसिलेशन का राइट चला गया, किस वजह से, ड्यू टू नेग्लिजेंस, हमने क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया था, तो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ये सेकंड पॉइंट है। देखो इसको ना यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, इफ़ देयर इज़ ए मिस स्टेटमेंट, अगर हमारे प्रोस्पेक्टस में, इन द प्रोस्पेक्टस, इफ देयर इज़ ए मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एंड एन इन्वेस्टर सफ़र लॉस, कोई इन्वेस्टर लॉस सफ़र कर रहा है, तो इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है डैमेजेस। ठीक है, इन्वेस्टर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब उसके पास कब कब क्लेम कर सकता है, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास राइट है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, इज़ लॉस्ट, वो चला जाएगा। राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, ड्यू टू डिले और नेग्लिजेंस स्टिल हैज़ राइट टू क्लेम डैमेजेस। ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर और इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। यानी कि किसी इन्वेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी के साथ, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। या फिर अगर कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, ठीक है, तो उसके पास जब भी उसके पास राइट है कि वो सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। प्री रिक्विजाइट्स यानी कि रिक्वायरमेंट और कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यानी कि फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट और मटेरियल फैक्ट्स, क्लेमेंट इज़ ओरिजिनल अलॉटी एंड हैज़ सीन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो बंदा क्लेम कर रहा है वो ओरिजिनल अलॉटी है, उसने कहीं और किसी मीडिएटर से परचेज़ नहीं करे शेयर्स, वो ओरिजिनल अलॉटी है और उसने प्रोस्पेक्टस भी देखा था शेयर परचेज़ करने से पहले। और क्लेमेंट बस एक्चुअली डिसीव्ड, यानी कि जो क्लेमेंट है, जिसने जो क्लेम कर रहा है डैमेजेस, उसको एक्चुअल में नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, केस लॉ। अब केस लॉ क्या है, पीक वर्सेस गुर्ने। इसमें क्या होता है, फ्रॉडलेंट प्रोस्पेक्टस इशू करा गया, यानी कि गलत प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है, क्लेमेंट ने बॉट कर लिया शेयर्स लेटर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ से ना क्लेमेंट ने किससे स्टॉक परचेज करे हैं, शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से, वो ओरिजिनल अलॉट ही नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसको कोई भी डैमेजेस मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या देखा है, क्या हेड क्या डिसाइड हुआ, नो लायबिलिटी फॉर डिसीट एज शेयर्स वर नॉट परचेज एज ऑन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बेस पे कहाँ से शेयर्स इशू हुए, शेयर्स इशू जो हुए वो स्टॉक एक्सचेंज से इशू हुए हैं। अगर वो ओरिजिनल अलॉटी होता तो उसे क्लेम मिल जाता, डैमेजेस मिल जाते। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 36। सेक्शन 36 में क्या आता है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। पनिशमेंट मिल रही है किस चीज़ के लिए, फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। हम क्या कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती इंड्यूस मतलब फोर्स कर रहे हैं कि एक पर्सन को तुम इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, उस चीज़ के लिए क्या हो रही है, पनिशमेंट। इफ़ अ पर्सन नोइंगली और रेकलेसली मतलब हड़बड़ाहट में मेक्स अ फॉल्स डिसेप्टिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, प्रॉमिस, फॉरकास्ट और हाइड करता है, यानी कि कंसील करता है मटेरियल फैक्ट टू इंड्यूस समवन। एक पर्सन है जो जानबूझकर ज़बरदस्ती गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीड, डिसेप्टिव मतलब भी मिसलीड होता है, मिसलीड स्टेटमेंट, मिसलीड कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है या फॉरकास्ट कर रहा है कि भाई इसमें तुम किसी और पर्सन को कि तुम इन्वेस्ट करो, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट में आओ फॉर एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग, सब्सक्राइबिंग और अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़, इन सब के लिए टू एंटर इनटू एग्रीमेंट एमिंग टू सिक्योर प्रॉफिट फ्रॉम यील्ड वैल्यू फ्लक्चुएशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि उस बंदे को फ़ायदा हो रहा है जहाँ हम किसी को ज़बरदस्ती दबाव डालकर हम किसी से कह रहे हैं कि तुम एंटर हो जाओ एक एग्रीमेंट में, और हमारा मकसद क्या है इससे, कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें जो यील्ड और वैल्यू फ्लक्चुएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ आ रहे हैं इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। या फिर एंटर हो जाओ किसी ऐसे एग्रीमेंट में टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी और से तुम अगर एंटर हो जाओगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, किससे, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये गलत होगा। इसके लिए हमें पनिशमेंट कहाँ डिस्क्राइब है, वो पर्सन लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447 में फ्रॉड और पनिशमेंट के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई NRI है, इन्वेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन प्रॉफिट ओवरव्यू बट शेयर नॉट अलाउड, फंड्स डाइवर्टेड ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एक NRI ने इन्वेस्ट करा है एक प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, लेकिन उसके जो शेयर्स हैं वो उसे मिले ही नहीं, और बल्कि वो डाइवर्ट हो गए कहीं और आउटसाइड इंडिया में।
तो प्राइमा फेसी ऑफेंस हो जाएगा अंडर सेक्शन 36, यानी कि क्लियरली शो हो रहा है कि चीटिंग है। एनआरआई ने तो इन्वेस्ट कर दिया, अब उसे रिटर्न में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न में क्या मिलने चाहिए थे, शेयर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले ही नहीं। वो फंड्स जो थे वो डाइवर्ट हो गए कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बताता है, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन हु कैन फाइल सूट टेक एक्शन अंडर सेक्शन 34, 35, 36। कौन सा इंसान सूट फाइल कर सकता है, कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फाइल कर सकता है। इफ़ अफेक्टेड बाय मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अगर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट के वजह से वो अफेक्ट हुआ है, यानी कि इंक्लूजन ओमिशन ऑफ एनी मैटर्स इन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी प्रोस्पेक्टस में, या फिर जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो दे ही नहीं रखी थी प्रोस्पेक्टस में, उसकी वजह से एक पर्सन मिसलीड हो गया या अफेक्ट हो गया तो वो क्लेम कर सकता है। क्लास एक्शन सूट क्या होता है, लीगल एक्शन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट अ डिफेंडेंट कॉजिंग कॉमन हार्म टू द ग्रुप। लीगल एक्शन लिया जाएगा एक ग्रुप ऑफ, लीगल एक्शन बाय अ ग्रुप यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल लीगल एक्शन ले सकते हैं डिफेंडेंट कॉजिंग कॉमन हार्म, क्योंकि उन लोगों को कॉमन हार्म हुआ होता है। यानी कि सपोज करो एक कंपनी है, उसने ना बहुत मल्टीपल लोगों के साथ एक हार्म कर रखा है, मतलब उन लोगों को नुकसान पहुंचा रखा है, किसकी वजह से, प्रोस्पेक्टस की वजह से। उन लोगों ने इशू करा, उन लोगों को अमाउंट ही मिली नहीं, किसी को शेयर्स नहीं मिले, तो सेम प्रॉब्लम हो रही है दोनों को, बहुत सारे लोगों को। तो फिर वो क्या करेंगे, वो ना हर एक इंडिविजुअल अलग अलग जाने की जगह वो एक ग्रुप बना लेंगे और अपनी साइड से एक पर्सन अपॉइंट कर देंगे, पिटिशनर बोलते हैं जिसे। तो वो एक पिटिशन फाइल करेगा कंपनी के अगेंस्ट। ये होता है क्लास एक्शन सूट। ठीक है, तो डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल लिटिगेशन, ग्रुप नीड नॉट अपीयर इंडिविजुअली इन कोर्ट। ग्रुप को इंडिविजुअली जाना नहीं पड़ेगा कोर्ट में, वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट बाय वन पिटिशनर, यानी कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे जो पूरे ग्रुप की तरफ से लड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, इफ़ मैनी पीपल हार्म्ड बाय सेम डिफेंडेंट, बहुत सारे लोग एक सेम डिफेंडेंट के थ्रू हार्म करे गए हैं, तो दे फाइल वन जॉइंट केस, तो वो एक जॉइंट केस बना लेंगे इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सेपरेट केसेस। मल्टीपल सेपरेट केसेस की जगह एक जॉइंट केस बना लेंगे। सेक्शन 38 बताता है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्यूजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। पर्सोनेशन मतलब होता है हाइडिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट करना अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम, यानी कि फेक नेम। फिक्टिशियस नेम मतलब फेक नेम। तो क्या करते हैं लोग ना बहुत सारे एक ही कंपनी में अप्लाई करने के लिए शेयर्स, वो मल्टीपल नेम्स का यूज़ करते हैं, फिक्टिशियस नेम्स का, कि अगर हमें हर नाम से शेयर्स मिल जाए तो प्रॉफिट भी हमारा डबल हो जाएगा। अब ये ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 में ये ऑफेंस माना गया है और लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447 में पनिशमेंट और फ्रॉड के लिए। इफ़ पर्सन अप्लाइज इन फिक्टिशियस नेम, मल्टीपल नेम, झूठे नाम, फॉर एक्वायरिंग सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज़, एक्वायर करने के लिए और सब्सक्राइब करने में सिक्योरिटीज़ को, मेक्स अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट नेम, क्या करता है, अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन डाल देता है अलग अलग नामों से, और कॉम्बिनेशन फॉर एक्वायरिंग सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज़, एक्वायर या सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज़ को। ये इंड्यूस करता है कंपनी को, यानी कि कन्विंस करता है कंपनी को अलॉट करने के लिए ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ टू फिक्टिशियस नेम। अब कंपनी के पास क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रही हैं, मल्टीपल नाम से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, अलॉट कर लेंगे उन्हें। नेक्स्ट क्या आता है सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, एवरी कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रिंट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 इन प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हर कंपनी क्या करती है, इशू करती है प्रोस्पेक्टस को, जिसमें प्रोविजन सारे प्रिंट होते हैं इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो नोट दे रखा है शेयर्स अलॉट इन फिक्टिशियस नेम, अगर शेयर्स अलॉट हो रहे हैं फिक्टिशियस नेम पे तो पर्सन बिकम लायबल एज शेयर होल्डर, पर्सन लायबल हो जाएगा कि वो शेयर होल्डर बन जाएगा और एस्केप नहीं कर सकता बैंक्रप्सी में। यानी कि अगर कंपनी डूबती है ना, बैंक्रप्सी हो जाती है उसे, तो शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता है। अब एक शेयर होल्डर के पास डिफरेंट नामों से उसने अलॉट कर रखे हैं शेयर्स, तो उन सभी नेम के अकॉर्डिंग उसको उतना पोर्शन देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता इन सब नामों में एक ही पर्सन हो, नो, वो हर डिफरेंट नाम के अकॉर्डिंग अपने पैसे पे करेगा बैंक्रप्सी के टाइम पे। अब आता है सेक्शन 38 सबसेक्शन 3, ये क्या बताता है, कोर्ट में ऑर्डर डिसगॉर्मेंट, मतलब इसका होता है रीपेमेंट। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि रीपेमेंट करो ऑफ एनी गेन प्लस सीजर डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जितना भी गेन हुआ है, सीजर यानी कि उन्होंने सीज कर रखी थी अमाउंट, उसको डिस्पोजल करना होगा सिक्योरिटीज़ के लिए। सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 क्या बताता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो अमाउंट हमारे पास आया है उसको हम कहाँ क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 447। सेक्शन 447 क्या बताता है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड हो रहा है अब। ठीक है, हम फ्रॉड जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि क्या पनिशमेंट हो सकती है। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व कर रहा है 10 लाख से कम
की अमाउंट, या फिर जो कंपनी का टर्नओवर है उसके 1% से कम की अमाउंट, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, तो फ़ाइन लग जाएगा 50,000 तक का, अप टू 50,000 कंपनी पे, और या फिर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स पे, और जेल हो सकती है अप टू 5 ईयर्स और बोथ। जेल कब तक की हो सकती है? 5 साल तक की, या फिर दोनों भी लग सकता है, फ़ाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व कर रहा है 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट, या फिर टर्नओवर के 1% से ज़्यादा की वैल्यू, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो जो जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है ना उसके 3 गुना, यानी कि फ्रॉड सपोज़ करो 1 लाख रुपए का हुआ है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपए का फ़ाइन लग जाएगा, और 6 महीने से 10 साल तक के बीच की उसे जेल भी हो सकती है। अगर फ्रॉड ऐसा हो रहा है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी हार्म हो रहा है, तो सेम फ्रॉड की जितनी अमाउंट होगी मल्टीप्लाई 3x कर देंगे हम, उतना फ़ाइन लग जाएगा, और जेल 3 साल से 10 साल तक के बीच की जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्या आता है? डेफिनेशन। अब हम फ्रॉड की डेफिनेशन देखेंगे। फ्रॉड की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें ओमिशन मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंसीलमेंट यानी कि हमने हाइड कर लिया है, या फिर अब्यूज़ ऑफ पोजीशन, हम अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, टू डिसीव यानी कि चीट करने के लिए, या फिर गेन करने के लिए एक गलत एडवांटेज, और इंजरी इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर्स का, तो उसे बोलते हैं हम फ्रॉड। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? रॉन्गफुल गेन होता है जहाँ पे हम एक अनलॉफुल इलीगल तरीके से हमें फ़ायदा हो रहा है, या फिर नुकसान जहाँ हमें इलीगल तरीके से हमारा ही नुकसान हो रहा है हमें, वो होता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये कवर क्या करता है? बाय एनी पर्सन और विद कन्वीनियंस ऑफ अदर्स, यानी कि जो सपोर्ट करता है किसी और को, एनी पर्सन और विद कन्वीनियंस ऑफ अदर्स, ये कवर करता है, यानी कि एक पर्सन जो फ्रॉड कर रहा है और दूसरा पर्सन जो उसको सपोर्ट कर रहा है, या फिर सपोर्ट भी नहीं कर रहा है तो वो उसे करने दे रहा है कि जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, गलत काम, ठीक है, ये उसको भी कवर करता है। और वेदर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस अकर और नॉट, या फिर रॉन्गफुल गेन या लॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये उसको भी कवर करता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सेक्शन 39। हमारे 3 सेक्शन अभी इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए रह गए हैं। सेक्शन 39, 40 और 41, सॉरी 42 भी है, ये 4 सेक्शन रह गए। ध्यान से पढ़ लो, मुझे पता है चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, स्टिल कोई बात नहीं, फोकस रहना है। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्योंकि आगे भी और वीडियोस आने वाली हैं। अभी तो हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, 4, 5, 6 बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वीडियो सब्सक्राइब करो, सॉरी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आने वाले चैप्टर्स में आपको आसानी से जल्दी मिल जाए आप लोगों को। अगर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। मैं उसी बेसिस पे आगे की वीडियोस रिफॉर्म करूँगी। अगर कहीं किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बताओ मुझे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है जब सब बच्चे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पता चलता है कि हाँ हमारी मेहनत यूज़ हो रही है। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39, ठीक है। सेक्शन 39 क्या बोलता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय कंपनी। अब कंपनी क्या कर रही है? अलॉट कर रही है अपनी सिक्योरिटीज़ को। तो एप्लीकेशन फॉर जो शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए गए कंपनी ने, ठीक है, तो अलॉटमेंट हो गई। हमारे पास एप्लीकेशन आई शेयर्स की, हमने एक्सेप्ट करी कंपनी ने और उन्हें अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर टू टेक शेयर्स, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू टेक शेयर्स हमने एक्सेप्ट कर लिया। टेक्निकली क्या होता है? ये अपोर्शन होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है हम यूज़ कर रहे हैं प्रीवियसली अनयूज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी को, यानी कि हमारी जो कंपनी की अनयूज्ड कैपिटल थी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो फॉरफिटेड शेयर्स, बेसिकली फॉरफिटेड शेयर्स वो होते हैं जब कंपनी के मेंबर्स पैसा दे नहीं पाते शेयर्स के, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेती है और उनको दोबारा से री इशू कर देती है दूसरे लोगों को। लेकिन अलॉटमेंट अलग चीज़ होती है। अलॉटमेंट कब होता है? जब हम इनिशियल फर्स्ट इशू हो रहा होता है और री इशू नहीं हो रहा होता, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अलॉटमेंट फॉलो करती है कंपनीज रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। सेक्शन 39 प्लस PS रूल 2014 गवर्न ऑल अलॉटमेंट इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड अलॉटमेंट, यानी कि हमारा जो वैलिड अलॉटमेंट होता है इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो ही हो। तो स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, हम प्रोस्पेक्टस में बताते हैं कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ही होता है। अगर अलॉटमेंट नहीं होती, नो अलॉटमेंट अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट सब्सक्राइब, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं आए होते ना तो हम अलॉटमेंट नहीं करते। एप्लीकेशन मनी फॉर दैट अमाउंट पेड और रिसीव्ड बाय कंपनी बिफोर अलॉटमेंट, ठीक है।
तो नोट क्या दे रहा है यहाँ पे, एज़ पर सेबी ICDR दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 90% ऑफ इशू साइज़, यानी कि जितने हमने इशू के लिए शेयर्स दे रखे हैं ना कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए, मतलब इतने लोगों को सब्सक्राइब करना ही चाहिए हमारा अमाउंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उन लोगों ने उतने में से 90% इशू साइज़ होना ही चाहिए, ये हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। रेमिटेंस क्या होना चाहिए, रेमिटेंस मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर अलॉटमेंट। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मनी होना ही चाहिए, मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन विदाउट पेमेंट इज़ नॉट इक्वल टू वैलिड ऑफर, यानी कि एप्लीकेशन जब रिसीव होती है कंपनी को तो उसमें पैसे भी रिसीव होते हैं, उसी के बाद वो वैलिड ऑफर माना जाता है। अगर पैसे रिसीव नहीं हो रहे तो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कितनी अमाउंट पेबल होनी चाहिए एप्लीकेशन पे। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए, तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी नॉट लेस दैन, कम से कम 5% नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की रिसीव होनी ही चाहिए, और वो परसेंटेज जो सेबी स्पेसिफाई करेगी वो होनी चाहिए। और सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, 25% से ज़्यादा ऑफ इशू प्राइस होनी ही चाहिए। इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल फुल प्राइस पेबल एट एप्लीकेशन। अगर हम ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को दे रहे होते हैं, उस टाइम पे फुल अमाउंट पेबल होनी चाहिए एप्लीकेशन की। अब एग्जांपल देते हैं, अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है तो हमने क्या पढ़ा था, 25% होनी चाहिए। इस 10 का 25% कितना होगा, यानी कि कम से कम 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी पे हमें चाहिए ही चाहिए 25%। अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है तो मिनिमम कितने 25 एप्लीकेशन मनी पे हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट ये आता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिफंड दे रहे हैं एप्लीकेंट्स को वापस। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट अचीव्ड, हमने सोचा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना ही आना चाहिए, लेकिन वो अब में अचीव नहीं हुआ। एंड एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव, एप्लीकेशन मनी भी रिसीव नहीं हुई 30 दिनों के अंदर प्रोस्पेक्टस डेट के, तो हम क्या कर देंगे, एप्लीकेंट्स को उनका पैसा वापस कर देंगे। अब कितना टाइम पीरियड में, विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू, यानी कि जिस टाइम पे इशू क्लोज हो रहा होगा उसके 15 दिन के अंदर हमें उन्हें उनका पैसा वापस करना होगा। डायरेक्टर्स ऑफिसर्स जॉइंटली और सेवरली लायबल हो जाएंगे रीपे करने में, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करा था, तो वो लोग जॉइंटली या अकेले भी लायबल हैं कि उन्हें सारा पैसा वापस करेंगे प्लस 15% इंटरेस्ट के साथ। रिफंड किस में जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में जहाँ से सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करा था। सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 के बताता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट बनानी है अलॉटमेंट की। हमें यहाँ जो पढ़ा है ना रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये वाला रिटर्न मतलब रिफंड वाला, जब हम एप्लीकेशन का पैसा वापस भेज रहे हैं। अब ये, लेकिन ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जहाँ भी आ गया यानी कि शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, यानी कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। कंपनी विद शेयर कैपिटल फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्ट्रार, यानी कि अब रजिस्ट्रार को वो बता रही है PAS 3 में विद इन 30 डेज़ के हमने अलॉट कर दिए हैं अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी। अटैचमेंट क्या क्या चाहिए होती है PAS 3 में, रूल 12 सब रूल 2 में लिस्ट ऑफ अलॉटीज़, कौन कौन से अलॉटीज़ हैं, उनके नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन अगर गिवन है तो, या फिर नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ हमने कितनी अलॉट करी है हर एक अलॉटी को। एडिशनल अटैचमेंट क्या क्या होती हैं इसमें, रूल 12 और सब रूल 3 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ अगर अलॉट कर रहे हैं हम कंसिडरेशन अदर देन कैश, या तो वो फुल्ली होंगी या वो पार्टली होंगी, तो एक्सक्लूड वो है ना शेयर्स, तो वो अटैच करना हमें पड़ेगा। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टैम्प्ड होगी, ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर अलॉटमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स और सर्विसेज अदर कंसिडरेशन। ठीक है, सब रूल 12 सब रूल 4 में दे रखा है, इफ़ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन राइटिंग, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित नहीं है तो फर्निश करना पड़ेगा कंप्लीट पर्टिकुलर विद स्टैम्प ड्यूटी एज रिटन इंस्ट्रूमेंट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। हमें कंप्लीट फर्निश करना होगा एक कंप्लीट पर्टिकुलर्स विद स्टैम्प ड्यूटी एज इफ रिटन इंस्ट्रूमेंट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। अब रूल 12 सब रूल 5 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रिपोर्ट करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन व्हेन रूल दिस एंड दिस अप्लाइज। हमारा जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा वो रिपोर्ट करेगा कुछ पर्टिकुलर वैल्यूएशन को कि हमें ये कंसिडरेशन करनी ज़रूरी है। रूल 12 सब रूल 7 में बता रहा है शेयर इशू करने होंगे अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज C बाय कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनी whose equity convertible preference shares are listed on a recognized stock exchange, attach valuation report of registrar valuer of this। PAS 3 में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हमारी जो कंपनी है वो कौन सी है, अदर देन लिस्टेड कंपनी है जो कि इक्विटी
को और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, हमें उनकी वैल्यूएशन भी देनी पड़ेगी। सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 के बताता है पनिशमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हो गया है हमसे 39(3) में और 39(4) में, तो पेनल्टी लग जाएगी 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट या फिर 1 लाख, इन दोनों में से जो भी कम होगा फॉर कंपनी और ऑफिसर दोनों पर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या बताता है सिक्योरिटीज़ टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ किस चीज़ से डील करती है, स्टॉक एक्सचेंज में। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 बताता है बिफोर पब्लिक ऑफर कंपनी मस्ट अप्लाई टू 1 और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन सिक्योरिटीज़। अब हमें क्या करना है, पब्लिक ऑफर करने से पहले हमें कंपनी को एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होगा। किस चीज़ के लिए, कि हम परमिशन ले सकें कि हम सिक्योरिटीज़ में डील करना है। एक या एक से ज़्यादा में अप्लाई करेंगे तो किसी न किसी एक में वो अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को डील कर सकें। सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 में क्या आता है, प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज़ विल बी डेल्ट विद। हमें फिर जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगी, हमें अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर उसका नाम शो करना होगा स्टॉक एक्सचेंज का, कि कहाँ पर सिक्योरिटीज़ हमारी डील कर रही हैं। सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 में बताना होगा जितनी भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन मनी आई है हमारे पास, वो शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में आई है, और वो यूज़ किस किस में होगी वो हम एडजस्ट कर सकते हैं आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ व्हेन परमिशन ग्रांटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। एडजस्टमेंट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, हम जब भी एडजस्ट कर सकते हैं उसे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के बाद, या फिर रिफंड कर सकते हैं विद इन सेबीज स्पेसिफाइड टाइम इफ़ कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटी। अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं करी तो उस अमाउंट को हमें रिफंड करना होगा विद इन 15 डेज़। सेक्शन 40 सबसेक्शन 4 क्या बताता है हमें, एनी क्लॉज रिक्वायरिंग एप्लीकेंट टू वेव मतलब गिव अप, छोड़ देना, कंप्लाइंस विद सेक्शन 40 वो वॉइड हो जाएगा। अगर कोई भी क्लॉज हमें, एनी क्लॉज रिक्वायरिंग एप्लीकेंट टू वेव कंप्लाइंस, ठीक है, कोई भी एप्लीकेंट को अगर गिव अप करना पड़ रहा है अपने सारे कंप्लाइंसेस, तो वो वॉइड हो जाएगा सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 सबसेक्शन 5 क्या बताता है, पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी कि कंपनी पे फाइन लग जाएगा 5 लाख से 50 लाख तक का, और ऑफिसर पे कितना लग जाएगा फाइन, 50,000 से 3 लाख तक का। ये होता है हमारा पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। सेक्शन 40 सबसेक्शन 6 क्या बताता है, पेमेंट ऑफ कमीशन। ठीक है, पेमेंट ऑफ कमीशन यानी कि कमीशन अलाउ होगा ओनली इफ़ ऑथराइज इन एओए। अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कि जो हमारा ऑथराइज, मतलब जो हमारे कमीशन वो होते हैं ना, इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, उनको कमीशन अलाउ होता है, जो हम पे किस में से कर सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम द इशू, यानी कि इशू का जो प्राइस था, कंपनी का प्रॉफिट था, या इन दोनों में से हम इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, रेट ऑफ कमीशन। अब रेट ऑफ कमीशन क्या होने वाला है, अगर हम शेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम 5% ऑफ इशू प्राइस, जो हम इशू प्राइस है उसका 5%, या फिर अगर हमने एओए में कोई स्पेसिफाई रेट दे रखा है, इन दोनों में से जो कम रेट होगा वो कमीशन में चला जाएगा। और डिबेंचर्स के मामले में 2.5, शेयर्स में 5%, डिबेंचर्स का 2.5 इशू प्राइस का, या फिर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई स्पेसिफाई रेट दे रखा है हमने कमीशन का, तो वो नोट रखा है कि नो कमीशन टू अंडरराइटर्स को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सिक्योरिटीज़ नॉट ऑफर टू पब्लिक, अगर पब्लिक को सिक्योरिटीज़ ऑफर नहीं हुई तो अंडरराइटर्स को कमीशन नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू रूल 13 PAS रूल 2014। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है 2% फॉर शेयर्स, E1 थ्रू एक्ट अलाउ कर रहा है 5%। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 2% और किस में एक्ट के अकॉर्डिंग 5%, तो हम क्या मानेंगे, लोअर ऑफ ए, मतलब लोअर वाला 5% या 2%, तो 2%, तो लोअर एओए की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग अंडरराइटिंग। ठीक है, अब हमें प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि हमारे कुछ इंटरमीडिएटरीज भी हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस को स्टेट करना होगा नाम उनका रेट, हम कितने % रेट उन्हें कमीशन दे रहे हैं और क्या अमाउंट दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ अंडरराइटर सब्सक्राइब्ड, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी पेमेंट दी है, कितना कमीशन मिला है उन्हें, वो हमें फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 41। 2 सेक्शन रह गए, 41 और 42, चैप्टर फिनिश होने वाला है। कंसंट्रेट होकर पढ़ लो। किसी को अगर थक भी रहे हो ना, पॉज करो वीडियो, पानी वानी पी के आओ, 2 मिनट का गैप लो और फिर से पढ़ लो। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा बड़ा चैप्टर था, मैंने इसके पार्ट्स जानबूझकर नहीं बनाए, क्योंकि पार्ट्स देख के ना क्या होता है कि एक पार्ट अब पढ़ लिया, एक पार्ट कल पढ़ लिया। इस वीडियो को 1 गो में फिनिश कर दो, एक ही बार में चैप्टर फिनिश। ठीक है, सेक्शन 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स GDR। ठीक है, ये हमने ना चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी कि GDR होता क्या है। तो एक सर्टिफाइड इशूड बाय
फॉरेन डिपॉजिटरी बैक्ड बाय शेयर्स इन इंडियन कंपनी। बैक्ड मतलब बेस्ड बाय शेयर्स। ये क्या होता है, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें वो क्या बताता है कि ये इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। तो क्रिएट करता है ये सिक्योरिटी ऑन लोकल एक्सचेंज अब्रॉड। ओके, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिपॉजिटरी रिसिट क्रिएट करते हैं फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथोराइज्ड बाय इंडियन कंपनी फॉर इशू। और ये कौन ऑथोराइज करते हैं, इंडियन कंपनी इशू करने के लिए प्रोविजन पढ़ते हैं इसका। कंपनी में इशू GDR, कंपनी ने GDR इशू करा इन एनी फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री में, आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। हमने जनरल मीटिंग रखी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद हमने इशू कर दिए GDR फॉरेन कंट्री में, सब्जेक्ट टू कंपनीज इशू GDR रूल 2014। अब ये काम कैसे करता है, इंडियन कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन को। डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन हो जाएंगे, डोमेस्टिक जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक क्या करे, साइन कर रही है डिपॉजिटरी कस्टोडियन मतलब कंपनीज रहेंगी जो फॉरेन में डील करती है। अब कस्टोडियन ने साइन करा डिपॉजिटरी एग्रीमेंट विद ओवरसीज डिपॉजिटरी। उन लोगों ने साइन कर दिया डिपॉजिटरी एग्रीमेंट कि हम ओवरसीज़ यानी कि आउटसाइड कंट्री में भी करेंगे। अब ओवरसीज डिपॉजिटरी इशू कर रही है GDR टू ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स। देखो ये हमारी इंडिया, इन्होंने इशू करा डोमेस्टिक कस्टोडियन को। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने साइन कर लिया डिपॉजिटरी एग्रीमेंट विद, किसके साथ साइन कर लिया इन्होंने, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के साथ। और क्या इशू करे इन्होंने, GDR। अब बेसिकली इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने क्या करा यहाँ पे, डोमेस्टिक कस्टोडियन को अपने शेयर्स दिए, ठीक है। इक्विटी शेयर्स इनके पास है। अब इक्विटी शेयर्स इनके पास है। इन्होंने एग्रीमेंट करा इनके साथ कि हम तुम्हें ये देंगे, और इन्होंने शेयर्स ले लिए यहाँ पे। शेयर्स अब किसके पास है, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट के पास। अब इन्होंने इन आउटसाइडर लोगों को शेयर्स इशू करे, लेकिन शेयर्स की जगह उन्होंने क्या दिया, GDR। अब वोटिंग राइट किसके पास रहता है, अब यहाँ पे जो ये थे ना ओवरसीज़ डिपॉजिटरीज, इन लोगों के पास ये मीडिएटर बन गए। अब वोटिंग राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स गेट वोटिंग राइट ओनली आफ्टर कन्वर्जन ऑफ DRs इनटू अंडरलाइंग शेयर्स। अब जो हमारे पास ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं इनके पास तो GDR है, इनके पास वोटिंग राइट्स कहाँ से आ गए, वोटिंग राइट्स है ही नहीं। तो अब इनको वोटिंग राइट कब मिलेंगे, जब ये इस GDR को कन्वर्ट कर लें शेयर्स में, या फिर अंटिल कन्वर्जन, जब तक कन्वर्जन नहीं होता तो ओवरसीज़ डिपॉजिटरी जो होते हैं हमारे, ये ओवरसीज़ डिपॉजिटरी ये वोट कर सकते हैं इनके बिहाफ पर, ठीक है। मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स, मैनर और फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स क्या होता है, कैन बी इशूड किसके थ्रू, पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट और अदर मेथड अलाउ इन द कंसर्न जुरिसडिक्शन, या फिर मे बी लिस्टेड ट्रेडेड ऑन लोकल एक्सचेंज अब्रोड। मे बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू हो सकते हैं, न्यू शेयर्स के बिहाफ पे, या फिर शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट RBI प्रिस्क्राइब कंडीशंस, उनके बिहाफ पे। अंडरलाइन शेयर्स अलॉटेड इन नेम ऑफ ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक DRs इशूड बाय बैंक, ठीक है। अंडरलाइन शेयर्स जो हम अलॉट करते हैं ना ओवरसीज़ डिपॉजिटरी को, वो डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू किसके थ्रू होते हैं, बैंक्स के थ्रू। ओके, लास्ट सेक्शन 5-6 पेजों का ये प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जब प्राइवेट कंपनी सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही शेयर्स अलाउ करती हैं, यानी कि एनी ऑफर इन्विटेशन टू सब्सक्राइबर सिक्योरिटीज़ टू अ सेलेक्ट ग्रुप अदर देन पब्लिक ऑफर, ठीक है। किसके थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्राइब कंडीशन। मैक्सिमम कितने, प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा है मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs और एम्प्लॉयज़ अंडर ESOP अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज B, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 लोगों के बीच में हो सकती है, लेकिन ये 200 लोग ये QIB और एम्प्लॉयज़ अंडर ESOP को इंक्लूड नहीं करते। तो हम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, 200 लोगों को। आइडेंटिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं, मस्ट बी डिटरमाइंड बाय बोर्ड एंड अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन होते हैं कैसे डिसाइड होंगे, ये बोर्ड डिसाइड करेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। काउंटिंग लिमिट 200 मानी जाएगी, 200 इज़ काउंटेड सेपरेटली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, हर एक सिक्योरिटीज़ के लिए 200 एक प्रॉपर काउंट लिमिट है।
NBFCs और HFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज में ऑफ़र टू मोर देन 200 पीपल, वो ऑफ़र कर सकते हैं 200 से ज़्यादा लोगों को एज़ पर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और NHB नॉन हाउसिंग बैंकिंग गाइडलाइंस बट इफ़ नॉट कंप्लाइंट तो ये डीम्ड पब्लिक ऑफर हो जाएगा। यानी कि अगर वो इन सब चीज़ों को कंप्लाई नहीं करेंगे तो वो डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट डीम्ड पब्लिक ऑफर, किस टाइम पे प्राइवेट प्लेसमेंट डीम्ड पब्लिक ऑफर बन जाएगा? अगर कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है, वो ऑफ़र कर रही है, अलॉट कर रही है, एग्री टू अलॉट कर रही है 200 से ज़्यादा लोगों को शेयर्स देने के लिए 1 साल के अंदर, तो वो पब्लिक ऑफर माना जाएगा। पब्लिक ऑफर क्या होता है? जहाँ पे हम जनरल पब्लिक को दे रहे होते हैं ना, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए। अब प्राइवेट प्लेसमेंट एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है जिसमें कि लिमिट थी 200। अगर हम 200 से ज़्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो पब्लिक ऑफर बन जाएगा। अब ये अप्लाइज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेमेंट रिसीव और नॉट, ये अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। ये पब्लिक ऑफर बन जाएगा कब? अगर पैसे रिसीव हुए हो या ना हुए हो। बस हमने ये देखा है कि 200 से ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हैं हम। वेदर इंटेंडेड टू लिस्ट सिक्योरिटीज़ और नॉट, हम चाह रहे हैं कि हम सिक्योरिटीज़ लिस्ट कराएं या ना कराएं, स्टिल वो पब्लिक ऑफर अब बन गया, डीम्ड पब्लिक ऑफर बोलते हैं उसे। इन सच केस कंपनीज एक्ट SCRA 1956 एंड सभी एक्ट 1992 प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। पेनल्टी लग जाएगी इवन थ्रो सेक्शन दिस मेंशन पेनल्टीज स्टिल एप्लीकेबल एडिशनली, अगर ये सब फॉलो नहीं करा गया। यानी कि एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट से वो पब्लिक ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है, पब्लिक ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए कंपलसरी होगा वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो पेनल्टी लग जाएगी। मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन, मैनर क्या क्या होना चाहिए इशू करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन को? तो ऑफर लेटर दिया जाएगा ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जो आइडेंटिफाइड पर्सन होंगे उनको नाम, उनका एड्रेस, उनका रिकॉर्ड करा जाएगा कंपनी के थ्रू। नो राइट ऑफ रिनंसिएशन यानी कि सरेंडर, कोई राइट नहीं है कि वो सरेंडर कर सके फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एप्लीकेशन को। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन शेयर होल्डर्स मीटिंग बिफोर इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इन्विटेशन, यानी कि अगर हम सोच रहे हैं ना तो हमें पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट हम ऑफर दे रहे हैं या इन्विटेशन दे रहे हैं, नोटिस देना होगा। यानी कि नोटिस में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर, ऑफर के क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन कि हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा था किस डेट में, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफर प्लस प्राइस, कौन से सिक्योरिटीज़ हम ऑफर कर रहे हैं और उनका प्राइस क्या होने वाला है, बेसिस फॉर प्राइस कैलकुलेशन, किस बेस में हमने प्राइस कैलकुलेट करा है, नाम और एड्रेस देना होगा, वैल्यूअर का, अमाउंट टू बी रेज, अमाउंट कैसे रेज करी गई थी, और मटेरियल टर्म्स ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोटर और डायरेक्टर्स के, क्या क्या मटेरियल टर्म्स ऑब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूशन रहा है प्रमोटर्स का और डायरेक्टर्स का। सर्टेन एक्सेप्शंस, रूल 14 सब रूल 2 क्लॉज B। सर्टेन एक्सेप्शंस कौन कौन से रहे हैं? यानी कि फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अगर हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, इफ़ प्रपोज अमाउंट की जो लिमिट है वो कम है, लिमिट इन सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज C में जो लिमिट दे रखी है उससे कम है प्रपोज अमाउंट, तो बोर्ड रेजोल्यूशन काफ़ी है। लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा, ये जो सेक्शन 180 में लिमिट दे रखी है इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा वंस इन अ ईयर, हर साल में एक बार, फॉर ऑल सच अलॉटमेंट टू बी QIBs हमने भी पढ़ा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बोलते हैं। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार, ठीक है, हमेशा प्रोस्पेक्टस फाइल कब करेंगे? पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देंगे, जब पब्लिक की बात करी थी जब भी और प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तब भी। तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद ROC को फाइल करनी होगी बिफोर इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट इशू करने से पहले ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भी देना होगा। स्पेशल फेमा रूल भी होते हैं इफ़ ऑफर इन्विटेशन इज टू, अगर ये हम ऑफर इन्विटेशन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है या फिर नेशनल ऑफ अ कंट्री शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया एग्जाम्पल चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको दे रहे हैं तो हमें स्पेशल फेमा रूल्स को फॉलो करना होगा। प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, फेमा रिक्वायर्ड होता है, अटैच करना होता है अप्रूवल विद ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर को। नेक्स्ट आता है एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब कौन कौन से एप्लीकेशन में जाता है? हमें फॉर्म फाइल करना होता है PAS 5 और हमें फॉर्म फाइल करना होता है PAS 4 को, और PAS 4 के बाद हमें क्या ज़रूरत होता है? मस्ट भी ये सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, 1 2 3 कंटिन्यू नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए स्पेसिफिकली टू पर्सन, सेंड इन रिटन इलेक्ट्रॉनिक मोड, हम सेंड कर सकते हैं रिटन में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और सेंड हमें कितने दिनों में करना चाहिए? 30 दिनों के अंदर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ नेम ऑफ पर्सन सेक्शन 42 सबसेक्शन 3। और इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है? नो पर्सन अदर देन एड्रेस कैन अप्लाई।
ठीक है। नो पर्सन अदर देन एड्रेसी के अलावा कोई और अदर पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। एनी एप्लीकेशन वायलेटिंग दिस इनवैलिड, अगर कोई भी एप्लीकेशन वायलेट कर दी गई तो वो इनवैलिड हो जाएगी। कंपनी मस्ट मेंशन कंप्लीट रिकॉर्ड, कंपनी को कंप्लीट रिकॉर्ड देना होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इन PS5 में, ठीक है। सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 ये क्या बताता है हमें, मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट इशू। मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग, हम किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट इशू को। तो मोड ऑफ पेमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमें मनी किस तरीके से चाहिए, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, अदर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, लेकिन कैश अलाउ नहीं है यहाँ पर। रूल 14 सब रूल 5 क्या होता है, पेमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, फ्रॉम सब्सक्राइबर्स ओन बैंक अकाउंट, यानी कि जो सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर्स के लिए उनका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर कंपनी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम विच सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, कंपनी को वो रिकॉर्ड करने होंगे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स जिससे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, यानी कि पैसे रिसीव हुए हैं। स्पेशल केस क्या होता है, अगर जॉइंट होल्डर्स की बात करें हम, तो पेमेंट कैन कम फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ एनी वन जॉइंट होल्डर, यानी कि जॉइंट होल्डर में किसी भी एक जॉइंट होल्डर के बैंक अकाउंट से पैसा आ सकता है। यूज़ ऑफ फंड, हम फंड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैन नॉट यूज़ सब्सक्रिप्शन मनी विद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद ROC अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 8, यानी कि कंपनी मनी यूज़ नहीं कर सकती सब्सक्रिप्शन मनी अनटिल, जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जाती, यानी कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आया हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, कब तक, जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जाता। सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 क्या बताता है, लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर। लिमिट क्या है इस फ्रेश ऑफर की, तो नो न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, हम जब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे सकते जब तक अलॉटमेंट फ्रॉम अर्लियर ऑफर आर कंप्लीट, जब तक हमारा पुराना अलॉटमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर ऑफ़र या इनविटेशन इज़ विड्रॉल और अबेंडेंड, यानी कि हमारा ऑफ़र या फिर इनविटेशन ये विड्रॉ नहीं करा जाता या फिर ये ख़त्म नहीं हो जाता जब तक हम नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़र नहीं स्टार्ट कर सकते। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, कंपनी में मेक मोर देन वन इशू टू डिफरेंट क्लास ऑफ आइडेंटिकल पर्सनस एज प्रिस्क्राइब्ड, कंपनी क्या कर सकती है, मोर देन वन इशू में मेक, कंपनी और एक या दो से ज़्यादा इशू कर सकती है डिफरेंट क्लास ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सनस के लिए, जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं 200 से कम की लिमिट। एज फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूड QIB एंड एम्प्लॉय अंडर ESOP, ये हमें पता ही है। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 6, यानी कि विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी सिक्योरिटीज़ मस्ट बी अलॉट, 60 दिनों के अंदर अंदर सिक्योरिटीज़ अलॉट हो जाएंगी, अगर नहीं हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। इफ़ रिफ़ंड डिले, अगर रिफ़ंड करने में डिले हो गया, यानी कि इस 15 दिन के अंदर अंदर हमने डिले नहीं करा तो पैसा वापस तो होगा, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा 12% का। नेक्स्ट क्या आता है, यूज़ ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, सब्सक्रिप्शन मनी का यूज़ कैसे करा जाता है, मस्ट बी कैप्ड इन सेपरेट, ये सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है जिसे बोलते हैं हम शेड्यूल्ड बैंक। ये यूज़ होता है एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, यानी कि हमें एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट के अगेंस्ट में, या फिर रिफ़ंड करा जाता है, यहाँ पर रिफ़ंड है, रिफ़ंड इफ़ सिक्योरिटीज़ कैन नॉट अलॉट, अगर सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं हुई तो वो अमाउंट हम रिफंड कर देंगे। सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट की तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है ना हमें, पब्लिक एडवर्टीजमेंट हम क्यों देंगे, नो पब्लिक एड मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐड, कोई मीडिया, कोई मार्केटिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कुछ भी नहीं है इन्फॉर्म, हम कैसे, हमें करना ही नहीं पब्लिक को इन्फॉर्म प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सेक्शन 42 सबसेक्शन 8, ठीक है। हम फाइल कर रहे हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट हो गई PS3 में टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार विद 15 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट हो गए तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर PS3 हम फाइल कर देंगे। हमें इंक्लूड क्या करना होगा, नाम, एड्रेस, पैन और ईमेल आईडी ऑफ सिक्योरिटीज़ होल्डर, जो सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन सी है, डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन सी है, नंबर, नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट पेड एंड डिटेल इफ़ इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी बताना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्या आता है, सेक्शन 42 सबसेक्शन 9, डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, डिफ़ॉल्ट हो गया, अब हमने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ही नहीं करी तो पेनल्टी लग जाएगी कंपनी पे, प्रमोटर पे और डायरेक्टर पे 1000 रुपीज़ पर डे ड्यूरिंग डिफ़ॉल्ट, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर हमने फाइल नहीं करा ना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो पेनल्टी लग जाएगी 1000 रुपये पर दिन की, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 25 लाख तक। एग्जाम्पल दे रखा है, लेट PS3 फाइलिंग आफ्टर प्राइवेट प्लेसमेंट अलॉटमेंट, पेनल्टी लग जाएगी, अप्लाइज टू कंपनी, कंपनी पे, प्रमोटर पे और डायरेक्टर्स पे। नेक्स्ट क्या आता है, सेक्शन 42 सबसेक्शन 10, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेनिंग प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजन। अब हमने क्या करना,
कॉन्ट्रावेंशन कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस के साथ। इफ़ ए कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 42, हमें पैसा मिल रहा है, कंपनी को पैसा मिल रहा है, लेकिन वो सेक्शन 42 के उससे नहीं मिल रहा, तो लाइबिलिटी किस किस पे होगी? लाइबल प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर। लाइबल पार्टी कौन सी हो जाएगी? प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर। नेचर क्या होगा? फाइन लगेगा, प्रोमोटर पे भी फाइन लगेगा, डायरेक्टर पे भी फाइन लगेगा। और कितना फाइन लगेगा? जितना अमाउंट उन्होंने रेज़ किया होगा ना थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर 2 करोड़, इनमें से जो भी कम होगा वो अमाउंट पे फाइन लग जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी पे फाइन लगेगा रिफंड। कंपनी को रिफंड करना होगा जितना भी पैसा उसे मिला है विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, एज पर सबसेक्शन 6 टू सब्सक्राइबर्स को विदिन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म। हमने टोटल सेक्शन पढ़े 21 से 42 तक। चैप्टर 3 हमने फिनिश कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी चैप्टर 4 की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करो, लेकिन प्लीज़ पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहा है पास। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है, लिंक मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है टेलीग्राम का भी, उस पर बताओ, लेकिन कम्युनिकेट करो, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम पे कमेंट करो, या फिर हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।